परवेज जी, ठीक है। सुनो भाई। आप कुछ बता रहे थे। कल क्लास अटेंड किया पूरा आपने कल वाला? लाइव नहीं देख पाया लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देखा है। ओके। चलो कोई नहीं। वैसे भी आप लोग ना बहुत ही डेडिकेटेड आदमी हो, क्योंकि 2 घंटे चलो मेरे को तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आप अपना फोकस बना पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये शो करता है कि आप कमिटेड हैं जो डेवलपमेंट सीखने के लिए। अच्छी बात है। आप लोग ये कमिटमेंट 6 महीने दिखा दोगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका रिटर्न आपको तभी समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अभी आपको लग रहा होगा अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, इसका कुछ रिटर्न शायद ना दिख रहा हो इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल या फिर वैसे भी क्योंकि भी हम लोग सेक्शन में देख रहे हैं टुकड़ों में नहीं, हम्म। तो वहां पे बहुत बड़ा आपको रिटर्न नहीं दिख रहा होगा। बट अगर ये कंसिस्टेंसी अगर आपने 6 महीने बना ली नहीं, कुछ करना थोड़ा नहीं है। अब सोचो ना, आप 24 आवर्स तो कुछ और ही कर, मतलब उसमें से 22 आवर्स तो आप ही के लिए है, और वो भी क्या अल्टरनेट डे पे चल रहा है। तो इतना तो अपने करियर के लिए दिया ही जा सकता है कि नहीं? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर अपने आप पे क्वेश्चन करने की बात है कि यार क्या हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में कहाँ पे बिजी है। नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है तो कहाँ नहीं भाई, ता- कहाँ पे बिजी हो ये बाकी भी तो प्रदीप जी, बाकी सब तो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट ही होंगे ना। हाँ लगभग। यस सर। सर देवांश बोलने की जी, जरूरत नहीं गुड है, भाई इवनिंग। भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर वाला चलो। कल्चर गया, भाई ही बेहतर लगता है। गुड इवनिंग देवांश जी। गुड चलो इवनिंग भाई, सर। करें स्टार्ट। जी सर, कर दी। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक पहले एक बार बोल बता दे रहे हैं आपको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली सीएसएस सेलेक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है। वो क्यों देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना आज कैस्केड के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सीएसएस में जो पहला सी है ना, कैस्केडिंग कैस्केड। स्टाइल्स शीट। ठीक है। तो उस कैस्केड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली कैस्केड क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें ना 3-4 प्रॉपर्टी देखेंगे, 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बेसिकली। तब जाके हम लोग ना एक्चुअली में कैस्केड को समझ पाएंगे कि कैस्केड कैसे काम करता है। क्लियर? चलो भाई, गुड इवनिंग नेहा जी। चले गुड तो। इवनिंग सर। और हाँ, मीडिया क्वेरी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज उसका ना एक छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि ना थोड़ा सा हैबिचुअल होते रहिए मीडिया क्वेरी से, क्योंकि उसके बगैर तो काम चलने वाला है नहीं, और प्रैक्टिस तो करवानी ही पड़ेगी आप लोगों को। तो आज भी उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। प्रदीप ठीक। जी, हाँ जब जब मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जब काम होता है, तो मतलब हमको तो स्क्रीन को देख के ही डेवलप करना होता है। तो क्या हाँ। ऐसा होता है क्या, मतलब वहां पे तो रॉ सीएसएस यूज नहीं करते, वहां पे समझ लीजिए टेलविंड भी यूज कर रहे हैं या फिर बूटस्ट्रैप यूज कर हम्म। रहे हैं, जो भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो क्या हम पूरा स्टाइल शीट, मतलब एक क्या बोले उसको, मतलब मीडिया क्वेरी के अंदर ही लिखते हैं कि नहीं, मीडिया क्वेरी तो आप ब्रेक पॉइंट पे ही लिखते हो ना, जस्ट लाइक अगर आप, आपका अप्रोच क्या है, जैसे आप बूट स्ट्रैप भी यूज कर रहे हो या फिर टेलविन यूज कर रहे हो, वो क्या करते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, वो मोबाइल फ्रेंडली डिवाइस के लिए वो हम्म, सीएसएस लिखते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम मीडिया क्वेरी जब लिखते हैं तो मिन विथ वाला विथ यूज करते हैं, ताकि मोबाइल के बाद आगे के जो भी डिवाइस है उसको टारगेट किया जाए। ठीक है। तो आप वहां पे भी मीडिया क्वेरी अपने से भी लिख सकते हैं, बट उनके पास ऑलरेडी उनके क्लासेस बने होते हैं, तो आप वहां पे उस क्लासेस का यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। क्योंकि टेलविन और बूटस्ट्रैप हम डायरेक्टली अपने HTML में ही यूज कर लेते हैं, तो इजीली वहां पे हो भी जाता है, बट थोड़ा सा क्लटर्ड हो जाता है हमारा HTML। जैसे अभी हम लोग या तो इंटरनल कर रहे हैं या एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ टेलविन से काम चल जाएगा या बूट स्ट्रैप से, नहीं। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कस्टमाइज लेआउट या कलर आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको ना कस्टम CSS लिखना ही होता है। इसलिए आप कोई भी जैसे फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, चाहे हम लोग नेक्स्ट जेएस पढ़ने वाले हैं या फिर रिएक्ट, वहाँ पे ना कस्टम CSS ऐड करने के लिए ऑलरेडी उसमें बताया गया होता है कैसे आप कस्टम CSS यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली आप टेलविन का यूज करके या फिर बूटस्ट्रैप का यूज करके डिजाइन करेंगे, बट हाँ, कुछ चीज़ों को आप ना कस्टमाइज कस्टम CSS का यूज करेंगे। ठीक है।
और बात ये नहीं कि आप कितना यूज करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें भी क्या है ना, क्या है देखो, टेलविन और बूटस्ट्रैप सिंपली वो भी तो सीएसएस ही लिख रहे हैं ना। वो हम्म। हमारे लिए ऑलरेडी क्या करते हैं, क्लासेस बना के प्रॉपर्टी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, वो हमें लिख के दे देते। बट वो काम कैसे कर रहा है, क्योंकि आपको जब लेआउट करो बनाओगे आप, देखो आप टेम्पलेट बस यूज करते जा रहे हो, उससे ना आपको जॉब नहीं मिलने वाली। और ना ही आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आपको ना टेम्पलेट को थोड़ा सा मॉडिफाई तो करना ही होगा। वो कैसे कर पाएंगे, जब आपको प्रॉपर्टी पता होगी तब तो ना, वो प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। तो हमें यहाँ पे इसलिए पढ़ना है टेक्निकली, ये हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता हो कि हर प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। यूज कितना करेंगे वो अलग बात है, नहीं, प्रोडक्शन लेवल पे। ठीक। तो चलो, तो सबसे पहले, तो अभी तक हम लोग अपने सारे प्रोजेक्ट में जितना भी हम लोगों ने अपने अभी क्लासेज अटेंड किया, ठीक है, सीएसएस का हम लोग किस टाइप का सीएसएस यूज कर रहे थे अपने एचटीएमएल फाइल में। इन इंटरनल। कस्टम। नहीं, कस्टम टाइप ठीक है, मतलब कैसे ऐड कर रहे थे सीएसएस को, इनलाइन, इंटर हाँ, इनलाइन या इंटरनल इंटरनल। सीएसएस। इंटरनल, ठीक है। बट हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग सीएसएस को अपने एचटीएमएल फाइल में कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्लियर। पहला क्या है, इनलाइन सीएसएस हम यूज कर सकते हैं। वो इनलाइन सीएसएस बेसिकली कुछ होता नहीं है, जैसे अभी हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, क्लास आईडी, वैसे ही एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें इनलाइन सीएसएस यूज करना है तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे। क्लियर। और वैसे ही अगर हमें मान लो अपने सीएसएस को एक अलग फाइल, जैसे भी हम लोग एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं एचटीएमएल कोड लिखने के लिए, कोई भी नाम लिख के डॉट एचटीएमएल लिख रहे हैं, उसमें हम एचटीएमएल कोड लिख रहे हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस लिखने के लिए कोई अलग से फाइल बना सकते हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर आपको क्योंकि सीएसएस स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं तो आप स्टाइल डॉट सीएसएस लिख सकते हैं। या फिर आप अपने जो एचटीएमएल का फाइल नेम है, ठीक है, वैसा ही नाम आप क्या करेंगे, स्टाइल के लिए भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप होम पेज बना रहे हो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपने एचटीएमएल पेज बनाए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स स्टाइल डॉट सीएसएस लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम ये स्टाइल किस क्योंकि हम वहां पे पेज का नाम इसलिए नहीं देते हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल सीएसएस में किसी भी पेज में यूज कर सकते हैं। नहीं, तो पेज का नाम देना अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेंगे हम लोग, जो फाइल है जिस काम के लिए मैक्सिमम क्या करेंगे कि अलग अलग सेक्शन के लिए ना अलग अलग सीएसएस फाइल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही फाइल में ना सारा सीएसएस लिखें हर एक पेज के लिए। ठीक है, तो हम उसको पेज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो हम सेक्शन वाइज के, अगर मान लो मुझे हेडर बनाना है तो हेडर में जो भी हम सीएसएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमने एक सीएसएस का पेज बना दिया। वैसे ही हम अगर मान लो मेन सेक्शन में कोई सीएसएस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सटर्नल सीएसएस हम यूज ही तभी करेंगे जब हमें क्या है उस सीएसएस को ना अलग अलग पेजेस में यूज करना हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी बस आपको इतना समझना है कि हम 3 तरीके से सीएसएस लिख सकते हैं। क्लियर। वो अभी हम लोग प्रैक्टिकल ऐड करके देख लेंगे। तो कैस्केड बेसिकली क्या है कि ना, कोई भी कौन सी प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे एलिमेंट पे लगेगी, ठीक है, काम करेगी। कि अगर मान लो हम एक ही एलिमेंट है हमारा, कोई भी, अगर हमने मान लो बटन बनाया, ठीक है, उस बटन को हम सेलेक्ट करते हैं। क्लियर। और उस पे हम क्या करते हैं, बटन को सेलेक्ट करके इन लाइन सीएसएस यूज करते हैं। ठीक। और फिर उसी बटन को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके हम इंटरनल सीएसएस प्रॉपर्टी देते हैं। और उसी पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल में उसी उसी एलिमेंट पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं सीएसएस को। तो कौन सी प्रॉपर्टी ना उस बटन को डिजाइन करेगा, स्टाइल करेगा, ये इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी चीजें कि वो कैसे काम करेगा, कैसे स्पेसिफिसिटी बेसिकली उसको बोलते हैं, तो वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सेलेक्टर और सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी हमें पता करनी होगी, क्या कौन से सेलेक्टर की कितनी वेटेज दे सकते हैं हम। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है कि उसका वेटेज कितना है, नहीं उसकी वैल्यू कितनी है। कि अगर मान लो सपोज दैट कि अगर हम आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी वैल्यू है कंपेयर टू क्लास, क्योंकि उसी के हिसाब से
उस पर प्रॉपर्टी लगने वाले हैं, तो उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हम 4 तरीके से जान सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। करें थोड़ा प्रैक्टिकल करते हुए ना, फिर आपको, क्योंकि बाकी चीजें ना अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी, इससे अच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिकल भी करें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें, हम लोग यहाँ पे पिछली बार कर रहे थे ग्रेड, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या, जो हम कैस्केड की बात करें वो कैसे काम करें। उससे पहले उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो ऐड कर रहे हैं सीएसएस, तो कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं। तो एक फाइल बनाते हैं पहले, एक index.html करके, ठीक है। सर, हाँ, आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रही है। आ गई, अभी आ गई। आ गई, ठीक है। इंडेक्स डॉट हो जा रहा है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में अब देखो ना, अब बेसिकली क्या है कि हमें कई सारे कोड लिखने, प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ना क्या किया है, इस स्निपेट बना रखा है, ताकि ना जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एच टी एम एल कोड लिखने के लिए सिंपल जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसको हम टाइप कर रहे थे, और ये दबाने के बाद मेरा क्या है, एक बॉयलर प्लेट बन जा रहा था। नहीं, बट ये बॉयलर प्लेट बेसिकली बहुत ही सिंपल बॉयलर प्लेट था, तो हमने अपना एक बॉयलर प्लेट बना लिया है। ठीक है, उसको हम यूज करने जा रहे हैं, ताकि हमें बार बार ना टाइप ना करना, क्योंकि बेसिक HTML एलिमेंट लिखने तो अब सबको आ ही गया है। नहीं, कर ले, कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया है कि HTML करके, ठीक है, माई HTML करके एक ना टेम्पलेट बनाया है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरा क्या है, ये पेज बन गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है बेसिकली, अगर इसको मैं लाइव करूँ तो देखो, ठीक है, तो लाइव अगर मैं करूँ तो देखो कुछ ऐसा हमारा पेज दिख रहा, नहीं कि ये बॉयलर प्लेट हमने ऑलरेडी अपने, जो हमने बॉयलर प्लेट बना रखा उसके थ्रू हमने ले आए, क्योंकि बार बार हेडिंग वो सारी चीजें लिखने से अच्छा है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे ही समझना है सारी चीजें। तो इसको समझते हैं, तो इस कोड के थ्रू हमारा वो सारी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो भी हम बात कर रहे थे कि अगर हमें अब इसमें CSS ऐड करना है, तो 3 लेवल पे हम CSS ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इस फाइल में, जो हमारा HTML फाइल है, इसमें हम 3 लेवल, 3 तरीके से जो CSS है उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन लाइन CSS करके। तो इन लाइन CSS कुछ होता नहीं है, बेसिकली क्या है कि हम जैसे अभी तक क्लास एट्रीब्यूट दे रहे थे, अगर मान लो मुझे H1 पे एक क्या करना है, CSS अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा CSS, इन लाइन CSS, कि वो सिर्फ ना उसी एलिमेंट पे काम करेगा। ठीक है, जो हम स्टाइल करेंगे वो सिर्फ क्या करेगा कि उसी एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें किसी और वही स्टाइल किसी और एलिमेंट अगर P1 पे भी लगाना है, तो हमें P1 पे भी सेम लिखना होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन लाइन CSS का ना बहुत ही कम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सोचो ना हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग सेम ही प्रॉपर्टी साथ में अलग अलग के लिए बार बार लिखना होगा। नहीं, जैसे कि मान लो कि सपोज दैट अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि इन लाइन लिखने के लिए CSS हमें क्या करना होगा, राइट। स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट नेम दे रहे हैं स्टाइल। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, नेम और वैल्यू का पेयर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट दे रहे हैं। अब स्टाइल एट्रीब्यूट दे दिया हमने, सही दिया है ना, कुछ सही है। सही है सही ये, है। क्या नहीं, यहाँ पे हम वो डालेंगे ना, इसमें क्या वो दे रहे हैं, फिर स्पेस कॉलन देने डालेंगे तो सही हो जाएगा। ये सही स्पेस हो देने की जाएगा भी ऐसे जरूरत तो। नहीं है। नहीं, स्पेस की कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ।
चलो देखते हैं कुछ अब में भी हो सकता है ना, मैंने स्निपेट यूज किया उसकी वजह से आ रहा होगा। बट तरीका देखो, हमें हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट लिखा, क्या स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में हमें सीएसएस प्रॉपर्टी देनी है, नहीं तो सीएसएस प्रॉपर्टी हम कैसे देते थे? यहाँ पे सीएसएस डालेंगे जो कैसे हम देते हैं कलर कि देना होगा तो कलर। सिंपल सीएसएस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, प्लस उसको वैल्यू दे देते हैं। ऐसे ही तो दे रहे थे ना, जैसे कि अगर मालूम मुझे बैकग्राउंड कलर इसका बदलना है तो हम क्या करते थे, बैकग्राउंड कलर कॉलन दे के फिर लिखते थे उसका कौन सा हाँ कलर देना है। ऐसे ही तो कर रहे थे ना अभी तक। तो यहाँ पे भी अगर मान लो हमें इस H1 का क्या करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है, इस पे लगा दे। तो बैकग्राउंड लगा दो। कलर जैसे कि हमने लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी का नाम हो गया, सीएसएस प्रॉपर्टी का नाम हो गया। और इस पे हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू देनी होगी, जैसे कि पहले हम सीएसएस में दे रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अब मान लो हमें इसको रेड बनाना है, ऐसे ही कर रहे थे, रेड हमने बना दिया क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी अब दे दिया। अब H1 को देखें, देखो अब H1 हमारा कैसा दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर लग गया उस पर। रेड। क्लियर, ऐसे ही है। अब इसी चीज को अगर मान लो मुझे P1 पे भी उसका भी बैकग्राउंड कलर जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, ये नीचे P है जो हमारा पैराग्राफ जो है, जिसमें हम दिस इज द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट लिखा है मैंने। अब इसको भी हमें ना बैकग्राउंड कलर क्या करना है, रेड ही करना है। लेकिन ये सिर्फ किस पे काम किया है, H1 पे तो किया है नहीं। तो अगर आप मुझे इस P को भी बैकग्राउंड कलर देना होगा तो फिर से स्टाइल, अगर हम हमें करना होगा तो इन लाइन ही करना होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको भी स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे, नहीं सॉरी, तो देखें इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको भी स्टाइल करना है, सीएसएस लगाना है, तो हमें सिंपली जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो दिया हमने। अब और फिर इसको बैकग्राउंड क्या कलर। क्या करना है हमें, बैकग्राउंड इस पे कलर। सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी। प्रॉपर्टी हम कैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टी का नाम देन उसको जो भी वैल्यू देना, तो हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट कलर बदलते हैं, नहीं कि P1 जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो बदल जाए। तो इसके लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कलर, कलर। नहीं। और कलर हम क्या चाह रहे हैं, कलर इसको प्रॉपर्टी कौन सा दे रहे हैं, चाहते हैं कि ब्लू हो जाए कि ग्रीन, चलो ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही देते हैं प्रॉपर्टी। यस सर। तो अभी क्या होगा, देखो ग्रीन आ हमारा जाएगा। P कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब क्या है कि ये लाइन काम कर रहा है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज को ना, जो भी हमने इन लाइन किया है, इसको इंटरनल करके देखते हैं, करके देखें। अब इंटरनल करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको हटा दें कि कमेंट कर दें। नहीं जब तो देखेंगे ना, मतलब कि कौन सी वैल्यू हो रही है, किसकी स्पेसिफिक ज्यादा हाँ है। नहीं ठीक है, वो दिखाएंगे। पहले अभी हम क्या करते हैं, इसी चीज को ना, अभी हमने इन लाइन प्रॉपर्टी दे दिया। अब इसको मैं हटाता हूँ इन लाइन के थ्रू, और यही प्रॉपर्टी हम कहाँ पे दे रहे हैं, H1 को कहाँ पे देंगे, इन लाइन सीएसएस के थ्रू देंगे। ठीक है, तो कैसे देते हैं कि हम पहले H1 स्टाइल, हम हेड स्टाइल में क्या लिखते स्टाइल को हैं, यूज स्टाइल करेंगे। एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। और देन उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, H1 को सेलेक्ट करेंगे, नहीं। और फिर हम करली ब्रैकेट में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं वही नाम, कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर, और कैसा करना है, रेड। सेम रेड ही करना है तो हम रेड दे देंगे। तो देखो काम क्या होगा, इसको अलग करके देखें। रेड तो हमने पिछले बार किया ही था, चलो इसको ना ब्लू कर रहे हैं, देखो। तो आप जो भी कलर देंगे, मतलब क्या है कि हम H1 को इन लाइन सीएसएस के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर देखो अब क्या हो गया, ब्लू हो गया, नहीं। क्लियर। वैसे ही हम क्या करेंगे कि अगर हम क्या चाहते हैं कि हम जो सीएसएस लिख रहे हैं ना वो इनलाइन हो और ना ही वो इंटरनल हो, कैसा हो, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नाम से क्या पता चल रहा है कि वो इस फाइल में ना हो बल्कि दूसरे फाइल में हम सीएसएस प्रॉपर्टी लिखे, नहीं। यस। तो लिख सकते हैं, यही काम करके देखें हम लोग। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं और जिसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं अभी के लिए, बस सिंपल, क्योंकि स्टाइल कर रहा है तो स्टाइल डॉट सीएसएस, क्योंकि हम सीएसएस फाइल बना रहे हैं तो इसलिए एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, सीएसएस लगाएंगे। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं कि जो अभी हम H1 वहां पे टारगेट कर रहे थे, नहीं सेलेक्ट कर रहे थे ये इंटरनल फाइल के लिए, सॉरी, तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाला जो हमने लिखा था, स्टाइल में जाकर हमने लिखा तो ये हमारा लग गया था। अब हम क्या करते हैं ना, ये पूरे स्टाइल यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अब हमें
एक्सटर्नल सीएसएस देना है, ठीक है। तो मैं कट कर दे रहा हूँ और इसको हम कहाँ पे कर रहे हैं, सीएसएस में एक्सेल में। लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखो सिंपल क्या है कि हम ऑलरेडी सीएसएस लिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे स्टाइल देने की जरूरत, स्टाइल क्या शो कर रहा था जो हम स्टाइल एलिमेंट है वो बेसिकली हमारे हमारे ब्राउजर को बता रहा था कि हम स्टाइल कर रहे हैं, सीएसएस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे थे, स्टाइल एलिमेंट का यूज कर रहे थे किसमें, एचटीएमएल फाइल में। बट हम ऑलरेडी सीएसएस फाइल में प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो हमें इस एलिमेंट की जरूरत है नहीं, एचटीएमएल एलिमेंट की, ठीक है। इसको हम हटा दिए, क्योंकि इसको जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि अब हम सीएसएस फाइल में ऑलरेडी लिख रहे हैं। तो इस फाइल को जब भी ब्राउजर देखे वो समझ जाएगा कि हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, स्टाइल के लिए ही कर रहे हैं, सीएसएस के लिए कर रहे हैं। ब्राउजर को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या किया, अब हमने सेम काम वही ब्लू वाली प्रॉपर्टी, अगर चलो मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ ताकि ना आपको समझ में आए कि हाँ चेंज तो हो रहा है, ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमारे H1 पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, क्या सेव नहीं हुआ, लिंक नहीं किया सॉरी, आपने। लिंक हाँ नहीं ठीक है। तो किया। अब हमने क्या किया है, हाँ एक्सटर्नल फाइल बना दिया है। तो हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो फाइल है इसको बताना तो पड़ेगा ना कि हमने एक फाइल बनाया जहाँ पे सीएसएस लिखा है इस फाइल के एलिमेंट के लिए। तो हम लिंक कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमें हेड सेक्शन में लिंक करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है, हेड सेक्शन पे। इसमें हम क्या करेंगे, लिंक प्रॉपर्टी, लिंक एलिमेंट होता है हमारा बेसिकली, ठीक है। लिंक एलिमेंट का यूज करें सीएसएस में। अगर आपको इसमें लिखने में अगर दिक्कत है, तो जैसे हमारा बीएस कोड ऑलरेडी ना रिकमेंड कर दे रहा है कि अगर हमें सीएसएस ऐड करना है लिंक प्रॉपर्टी थ्रू, तो इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखो क्या है, बना बनाया आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें एट्रीब्यूट क्या देना होगा लिंक एलिमेंट को। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, सिंपली वो कर दो। और देखो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इसने नाम भी क्या रख दिया, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो हमने फाइल भी क्या बना रखा है, स्टाइल डॉट सी एस एस ही तो बना रखा है, नहीं। और लेबल भी सेम ही लेबल पे है, तो फाइल पाथ देने की जरूरत है, सेम ही लेबल पे है। जरूरत तो तो नहीं है लेकिन। डॉट स्लैश लगा सकते हैं, नहीं लगा दें, क्योंकि अभी तक हम लोग यही सीखे हैं कि अगर सेम लेवल पे है तो एक सिंगल डॉट स्लैश लगा के हमें उस फाइल का नाम लिखना चाहिए, नहीं। तो हमें क्या करना है, लिंक किसको करना है, एचआरएफ, इसको क्या देना है हमें कि हमें सीएसएस की जो फाइल है डॉट स्लैश। उसका नाम डॉट स्लैश लगा रहे हैं। तो देखो क्या है, इस डॉट स्लैश के बाद देखो जितनी भी फाइल है वो हमारे करंट उसके लेवल पे, देखो ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने जो इस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में प्रॉपर्टी लिखा था, किसके लिए लिखा था, H1 के लिए लिखा था, नहीं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं अब इस पर देखूंगा तो देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट देखा, अभी हमने ये समझा कि अगर हम सीएसएस को इनलाइन तरीके से भी हम उस एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनली भी हम उसको इंटरनली कर सकते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टी दे सकते हैं और एक्सटर्नली भी दे सकते हैं। बट अगर ऐसा हो बिल्कुल। कि बाय डिफॉल्ट हम उसी H1 को, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा बहुत बार ना, अभी एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हमने H1 को ये प्रॉपर्टी दे दिया। बट अभी हमने क्या बोला कि सीएसएस का इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें पता तो चले कि उस सीएसएस पे एक्चुअली में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये कैसे पता चलेगा, और प्लस हम कैसे उसको देख जान पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी बेसिकली उस एलिमेंट पे सीएसएस प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट समझिए कि पहले चीज क्या है, हमें हमें ये देखना है, देखो हम कैस्केड समझने जा रहे हैं, कैस्केड, ठीक है। ये जो कैस्केड है हमारा, ठीक है, बेसिकली कैस्केड ई लगाना होगा, क्या करना है, एक मिनट टाइम, सही है, कट कट मारे इसको, देखें, अरे सही दिख रहा है ना, कैस्केड समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस कैस्केड जो हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैस्केड बेसिकली क्या है कि ये समझना है हमें कि जो प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है, वो कैसे हमारे उस एलिमेंट पे लगेगा। तो उसके लिए हमें ना चार तरीके से एक प्रॉपर्टी ना उस पे किसी भी एलिमेंट पे लग सकती है। तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है वो भी हम आपको बताएं। तो हम सबसे पहला लेवल क्या देखेंगे, उस सीएसएस के ना पोजीशन देखेंगे, उस सीएसएस प्रॉपर्टी के हम क्या देखेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन देखेंगे, पोजीशन अभी समझाता हूँ मैं, अभी बस आप याद रखिए, ठीक है। क्या देखेंगे हम उसका, जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसका हम क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उस पोजीशन एक हम देख लिया, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिसिटी देखेंगे। ठीक है। स्पेसिफिसिटी क्या होता है बेसिकली, कि कितना जो हमने सेलेक्टर सेलेक्ट किया है बेसिकली वो कितना स्पेसिफिक है। नहीं, उससे क्या होगा कि उसका एक वैल्यू मिलेगी, उसका एक वेटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, हम एक और चीज देखेंगे, टाइप टाइप ऑफ सीएसएस। ठीक है, क्या बोल सकते हो, लिंकिंग, या फिर टाइप ऑफ सीएसएस लिख सकते हैं कि इनलाइन सीएसएस लगाया हमने है, कि इंटरनल सीएसएस यूज किया है, कि हमने एक्सटर्नल सीएसएस, तो उसको हम टाइप बोल दे रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सीएसएस, या बोल सकते हो हाँ प्रॉपर्टी बोल दो। टाइप सब समझिए, हम टाइप किस लिए यूज कर रहे हैं, मैं इसका प्रैक्टिकल करेंगे समझेंगे। तो हमने क्या देखा, पहले नंबर का हम क्या देख चेक करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन क्या, कि वो पोजीशन जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी फाइल में दे, चाहे इंटरनल दे, चाहे इनलाइन दे, चाहे एक्सटर्नल दे, तो जो पोजीशन होगा, जैसे कि मालूम मैं बैकग्राउंड कलर 2 बार दे रहा हूँ, ठीक है, H1 पे दे रहा हूँ, जो सबसे पोजीशन में नीचे होगा, ठीक है, ब्राउजर, अभी 1 मिनट समझते हैं पहले ये 4 वर्ड ना समझो, पोजीशन, स्पेसिफिसिटी, अलग अलग लिख दें इसको। अब एक लाइन में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा मत समझना कि एक ही चीज हम लिख रहे हैं। ठीक है, पहला क्या हमें समझना, पोजीशन समझना है उस प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा स्पेसिफिसिटी समझना है, और फिर क्या देखना है, हमें टाइप देखना है कि वो इस टाइप का सीएसएस लगा रहे हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टी दे रहे हैं किस टाइप के सीएसएस में, और देन हमें लास्ट में क्या करना, आपने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस होता है, हाँ इम्पोर्टेंस ना कीवर्ड होता है, क्यों पढ़ा है इम्पोर्टेंस कीवर्ड, नहीं पढ़ा पढ़ा फिर सर, से, पढ़ा। पढ़ा है, इम्पोर्टेंस ही होता है कि इम्पोर्टेंस ही होता है ना, इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक ही टेंस ही होता है। प्रॉपर्टी तो देंगे ना हम। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी के आगे हम दे देते हैं, तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो कि हमें कुछ भी नहीं देखना होता, जिसके आगे इम्पोर्टेंस लगा है हम मान लेते हैं कि यही प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पे लगेगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें देखनी है, इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी ना उस एलिमेंट पे लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को ना पहले समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं, देन आपको ज्यादा रियलाइज हो पता होगा। ये 4 वर्ड समझ में आया ना, इसको भी हम लोग लास्ट में एक बार फिर से पोजीशन चेक करेंगे। हम लोग पहले सबसे पहले पोजीशन चेक करना है हमें उस सीएसएस प्रॉपर्टी की, तो वो पोजीशन में टॉप टू बॉटम चेक करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो ब्राउजर होता है कैसे काम करता है, कोड को कैसे रीड करता है, रीड कैसे करता है हमारा ब्राउजर, टॉप टू बॉटम ही तो रीड करता है। नहीं, मैंने बोला था ना कि अगर हम कोई भी चीज पहले लिखा है, ठीक है, तो वो हमारे पेज पे भी शो होता है पहले। नहीं क्यों, क्योंकि ब्राउजर टॉप टू बॉटम रीड कर रहा है। क्लियर, नहीं समझे, ये टॉप टू बॉटम नहीं समझे भैया। नहीं सर, समझ गए, मतलब टॉप समझ से गया। मतलब मेरे मेरे फर्स्ट में जो कहने का आएगी मतलब फिर है लास्ट कि में। जो भी एलिमेंट अगर हम ब्राउजर में सबसे ऊपर लिखेंगे वो सबसे पहले शो होता है, फिर उसके बाद जो लिखा होता है उसको वो दिखता है। वैसे ही क्या है, मतलब लास्ट में सबसे बाद में नीचे वाली प्रॉपर्टी को ब्राउजर पढ़ेगा, सबसे ऊपर से पढ़ता हुआ अगर प्रॉपर्टी आएगा, तो जो सबसे लास्ट में ब्राउजर जिसको पढ़ेगा उसी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, लगा देगा उस एलिमेंट पे, सीएसएस की प्रॉपर्टी। तो अगर अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, तो पोजीशन, अभी हम लोग पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसी को समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना, हम जो अभी स्टाइलिंग कर रहे हैं, समझ तो आएगा हमें कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से सीएसएस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एलिमेंट पे। तो अभी हम ना देखने के लिए इंटरनल सीएसएस में हम इजीली देख पाएंगे क्योंकि एक ही पेज पे होगा, बट ये हर जगह काम आएगा। जो भी मैं एक टाइप के लिए बता रहा हूँ वो हर टाइप के लिए सेम ही तरीके से काम करेगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हम लिंक किए थे अपना, इसको अभी कमेंट कर दे रहे हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल सीएसएस नहीं यूज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरनल सीएसएस यूज करना है। ठीक है, H1 पे हमें क्या करना है, अभी देखो H1 पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है क्योंकि हमने हटा दिया। ठीक है, H1 खत्म।
सारे CSS। अब हमें क्या करना है, H1 पे कौन सी किस टाइप का CSS लगाना है, इंटरनल CSS लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट स्टाइल, स्टाइल एलिमेंट का यूज स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल एलिमेंट लगा दें। अब हम क्या करते हैं, H1 को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि H1 पे हमें स्टाइल देना प्रॉपर्टी। H1 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट में हमें क्या करना है, अब इसको ना हम कलर फॉन्ट प्रॉपर्टी दे साइज। रहे हैं, ठीक है। कल एक ही प्रॉपर्टी हमें, क्योंकि हमें क्या सीखना है, पोजीशन को ना देखना है कि पोजीशन काम कैसे करते हैं ना पोजीशन में, कि अगर मान लो मैं एक एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, इसको कलर दे रहा हूँ, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी दिया हमने, और इसको हमने क्या किया, चलो अभी एक कलर दे रहे हैं हम इसको, रेड दे दें, चलो रेड ही दे रहे हैं, ठीक है। रेड दिया हमने, तो देखो रेड लग गया होगा इस H1 पे। हमारा H1 कैसा दिख रहा है, रेड डन। नहीं। बट हम क्या करते हैं, H1 को ना, इसी को हम फिर से क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी फिर से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या कर पर देते ऐसे हैं, नहीं देंगे जैसे आप दे रहे हैं। नहीं देंगे, दे के देखते नहीं हैं। नहीं, ऐसे नहीं देंगे, मतलब H1 को दोबारा सिलेक्ट करेंगे फिर उसमें कलर प्रॉपर्टी देंगे। अच्छा करके देखते हैं एक बार, अगर आपको लग रहा है एक बार तो देख भाई, लीजिए आप। अच्छा, ठीक है, अब देख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसको ग्रीन प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ग्रीन प्रॉपर्टी दे दिया हमने। तो अब जो हमने देखा, हमने क्या बोला था कि प्रॉपर्टी कैसे देखे, ब्राउजर कैसे इसको रीड करेगा, ऊपर से रीड करता हुआ आएगा, जो टॉप से लास्ट में बॉटम। देखे हैं तो बहुत तो उसी को क्या करेगा, उस एलिमेंट पे लगा देगा, नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, चलो देख के देखते हैं, देखो क्या होता है, हो गया ग्रीन, नहीं क्यों, क्योंकि ग्रीन कहाँ पे आया था, नीचे आया था। नेहा जी आपका बॉटम डाउट में। क्लियर है। तो जरूरी नहीं कि अलग अलग तरीके से हम सेलेक्ट करके, तो आप क्या है, प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी को अगर मान लो बाय डिफॉल्ट आपने 2 बार सेलेक्ट किया, और नीचे आपने कुछ नीचे वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी उस पर, तो आपको ना कभी जब आप, क्योंकि हमने देखो ना, डीबगिंग करना बहुत ही जरूरी होता है वेब डेवलपमेंट में। आपको भी जब ऑप्टिमाइज सीएसएस लिखेंगे, ठीक है, वेबसाइट बनाएंगे रिस्पॉन्सिव, तो आपको गलतियां होगी होगी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी लग रहा है। तो हम CS जो हमारा क्रोम डेवलपर टूल्स है ना, उसका यूज बहुत अधिक करने वाले हैं, जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे तो हम वहां पे ना जाके चेक करेंगे कि एक्चुअली में, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे नेहा जी बोल रही थी वैसे ही सेम। अगर मान लो हम क्या करते हैं कि इसको कट कर दे रहे हैं, अभी तो हमने H1 को सेलेक्ट किया सिंपल एलिमेंट के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, H1 को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं, जैसे कि नेहा जी बोल रही थी कि फिर से H1 को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कलर प्रॉपर्टी दे दें, ठीक है। वही सेम चीजें कर देते हैं। चलो इसको अभी क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं, ताकि ना यहाँ पे वो भी देख जाए कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अब H1 दूसरा वाला H1 क्या है, पहले वाले H1 से नीचे आ रहा है, तो लास्ट में क्योंकि देखो ब्लू हो गया। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हम कोई कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है, टॉप नीचे से आ रहा है, बॉटम। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पे लगेगी, ठीक है। ये एक कंडीशन है उस प्रॉपर्टी को लगने के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि यही डिसाइड कर देगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, कि अभी अगर आपको लग रहा है, तो देखो, समझो आप, अ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम चीज ऐसी लिख रहे हैं जो हमारा है, उसको क्या करो, अभी हम ना H1 को ना एक क्लास दे देते हैं, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट दे दें, दे सकते हैं। चलो तो क्लास एट्रीब्यूट दे रहे हैं हम, क्लास में हम क्या कर दे रहे हैं, क्लास में नाम लिख दे रहे हैं, हेडिंग है ये, ठीक है, हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, H1 को ना बाय नेम नहीं, बल्कि क्या करते हैं, क्लास वाइज सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास वाइज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें डॉट। डॉट लगाना होगा, और प्लस क्लास का उसका नाम लिखना होगा, यही तो है, नहीं। तो हेडिंग लिख दे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम चीज जो हमने प्रॉपर्टी दिया था, अभी H1 को दे रहे थे कलर प्रॉपर्टी, अब क्या करते हैं, उसको बाय नेम नहीं, मैंने नहीं सेलेक्ट किया, बल्कि किससे सेलेक्ट किया है, बाय क्लास क्लास से। नेम, ठीक है। अब फिर से मैं इसको क्लास कलर देता हूँ, कलर क्या कर दिया मैंने इसको, अब मैं कर रहा हूँ, क्या किया था ऊपर, ब्लू किया था, अब ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या लगता है, कौन सा यूज होना ग्रीन चाहिए, होगा। ग्रीन होगा। देखो वैसे भी होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, नहीं, तो और पोजीशन पोजीशन के हिसाब से भी हो रहा है, ग्रीन होना ही चाहिए। बट अगर
देखो ग्रीन हो गया। बट चलो मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, पोजीशन का कॉन्सेप्ट हटाते हैं हम इसको ना, H1 को क्या करते हैं यहाँ से कट करते हैं, हम सबसे ऊपर लिख बट देते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसका पोजीशन तो ऊपर हो गया, तो अब क्या लगना चाहिए होगा पोजीशन इसका के हिसाब ग्रीन से? कलर ही होगा सर। पोजीशन के हिसाब से ब्लू लगना चाहिए था, क्योंकि ब्लू नहीं, सबसे नीचे क्योंकि आ रहा इसकी है। स्पेसिटी क्लास की ज्यादा होती है, हाँ टैग जी की। जी। तो अभी लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं हमारा क्या है, ग्रीन ही है। तो यहाँ पे हमें ना दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पोजीशन ही डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। हमें क्या देखना होगा कि हमने किस स्पेसिटी। टाइप का सेलेक्टर यूज किया। ठीक है। तो सेलेक्टर डिफाइंड करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी लगा रहे हो कितना स्पेसिफिक हम एलिमेंट पे लगा रहे हैं। ठीक है। तो हमने हेडिंग के थ्रू किया, सॉरी क्लास के थ्रू किया। वैसे ही अगर मान लो सपोज दैट इसी को हम क्या करते हैं ना, H1 को ही एक और आईडी भी दे देते, दे दो। एट्रीब्यूट दे सकते हैं आईडी। तो अगर मैं आईडी देता हूँ, आईडी क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ H1 हेडिंग। ठीक है। हाँ, चलो हेडिंग 1 लिख देता हूँ। ठीक है। आईडी हम आईडी क्या डिफाइन करता है, आईडी पूरे पेज में हेडिंग 1 नाम की आईडी कितनी हो सकती है? एक। 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 ठीक है। क्लास क्या है, क्लास का नाम हेडिंग नाम ना, जो क्लास को हमने हेडिंग नाम दिया है, ये और भी एलिमेंट को दिया जा सकता है हेडिंग नहीं। बट जो हम आईडी को वैल्यू दे रहे हैं हेडिंग 1, ठीक है, आईडी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ना एक पेज पेज के इसको बोल रहे हैं हम, जो भी हमारा index.html है। ठीक है। वेबसाइट की बात मैं नहीं कर रहा, वेबसाइट में कई सारे पेजेस होंगे ना, तो ये पेज है बेसिकली। ठीक है। जिसको हम होम पेज बोल सकते हैं। जैसे अबाउट पेज में जाकर हम हेडिंग 1 आईडी दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा पेज हो जाएगा नहीं, कॉन्टेक्ट में हम जाकर दे सकते हैं। बट इस पेज पे जो हमारा index.html है, पेज समझ में आया आपको? पहले हमने बताया पेज क्या है। ठीक है। तो इस पेज पे ना इस ID 1 नाम का ना कोई दूसरा आईडी नहीं हो सकता। ठीक, किसी और एलिमेंट को हम ये नहीं दे सकते। ठीक है। बट क्लास क्या करे, क्लास है जो हमने यहाँ पे दिया है हेडिंग, इसी को अगर हम चाहे तो इस लिस्ट को भी दे सकते हैं, किसी भी दूसरे एलिमेंट को दे सकते हैं, सेम नाम नहीं, हेडिंग क्लास। ठीक है। बट आईडी की जो वैल्यू हमने यहाँ पे हेडिंग 1 दिया है, ये नाम दो, ये वैल्यू किसी और भी एलिमेंट को हम नहीं दे सकते हैं इस पेज पे। ठीक है। तो अब देखो हम कॉन्सेप्ट समझे तो हमें क्या समझ में आया कि आईडी क्या करता है, उस एलिमेंट को ना और भी ज्यादा स्पेसिफाई कर देता है। अच्छा, इस आईडी नाम का ना एलिमेंट ये एक ही हो सकता है इस पेज पे, नहीं क्लास नाम का कई सारे हो सकते हैं। नहीं, नहीं समझे? कि जैसे आगे। कि H1 हमने यहाँ पे यूज किया, अब H1 तो कितने भी एलिमेंट यूज हो सकते हैं ना एक पेज पे। आईडी। तो वो क्या है, वो उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं था। बट हर एक H1 को तो हम ऐसा तो नहीं होगा ना क्लास सबको हेडिंग ही दे सकते। शायद अगर मान लो 5 H1 हमने यूज किया, 5 H1 एलिमेंट, उसमें से 3 H1 को हमने हेडिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि H1 एलिमेंट से ज्यादा स्पेसिफिक क्या है, क्लास है, क्लास है। वो डिफाइन कर रहा है कि अच्छा ये हम्म। इतने एलिमेंट को दिया गया है। उसी तरीके से जो हमारी हेडिंग एलिमेंट है, हेडिंग एट्रीब्यूट है, वो क्या कर रहा है, और भी ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है कि इस हेडिंग नाम का जो जो वैल्यू हेडिंग की है, इस आईडी वैल्यू का जो हमने आईडी दिया है, इस आईडी का ना सिर्फ एक ही एलिमेंट है पूरे पेज में। तो ब्राउजर क्या होगा, उस एलिमेंट को इजीली सर्च कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक ही एलिमेंट है, दोबारा दूसरे एलिमेंट को जाकर सर्च नहीं करेगा। तो वो और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, H1 को ही क्या करें कि हम आईडी वाले जो हमने आईडी बनाया है, उसके थ्रू हम सेलेक्ट कर लें आईडी। जो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें हैश का यूज करते हैं। ठीक है। और प्लस हम हम्म। क्या करेंगे, आईडी का जो वैल्यू दिया है हेडिंग, लिखा है ना, हेडिंग 1 वो नाम दिया है, उसको वैल्यू दिया है। और फिर इस पे हम क्या करते हैं, सेम कलर क्या यूज कर रहे हैं, कलर अब नहीं कलर यूज कर। प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और कलर यूज कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी यूज कर, चलो एक्वा यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब क्या एक्वा। लगेगा, H1 पे क्या कौन सा कलर हो जाएगा H1 का, एक्वा। एक्वा होगा। क्यों हो गया, क्योंकि क्योंकि हमने उसकी आईडी स्पेसिटी ज्यादा है। एट्रीब्यूट। तो अभी देखो हमें क्या समझ में आया कि पहला तो हमें क्या चेक करना है, अगर हमें मान लो आगे चल के अगर जो प्रॉपर्टी अगर हम किसी भी एलिमेंट को दे रहे हैं CSS प्रॉपर्टी, अगर वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में क्या ला रहा है, ये देखना पोजीशन, कि जो CSS प्रॉपर्टी दिए हैं
वो पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। क्या उससे पहले भी हम उस एलिमेंट पे हम कोई प्रॉपर्टी लगा रखे हैं, ठीक है। तो पोजीशन चेक करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, अगर मान लो पोजीशन में भी वो ऊपर आ रहा है और या फिर हम कोई और दूसरे एलिमेंट को हमने वो प्रॉपर्टी दी ही नहीं, ठीक है, तो पोजीशन तो हमारा चेक ही हो गया, ठीक है, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। देन हम क्या चेक करेंगे, उसकी स्पेसिफिसिटी कितना है, कि जो हम जिस सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या उसी एलिमेंट को किसी और सेलेक्टर से उसको सेलेक्ट किया गया है। मान लो H1 को ही कर रहे हैं, हम H1 को सेलेक्ट करके उसको कलर दे रहे हैं, बट हम उसको ऑलरेडी आईडी एट्रीब्यूट से सेलेक्ट कर चुके हैं और उसको कलर दे दिए हैं। तो आईडी वाला ही लगेगा, हम कितना भी प्रॉपर्टी दे H1 सेलेक्ट करके। तो H1 पे अगर हमारा कलर प्रॉपर्टी अगर नहीं काम कर रहा है, तो हमें क्या चेक करना होगा, उस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी चेक करनी होगी कि वो कितना स्पेसिफिक है। तो देखो कोई एज सच क्या है, कोई वैल्यू नहीं होता है, बट याद रखने के लिए ना, अब हमें क्या करना है, कुछ सेलेक्टर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। वैल्यू दे दे, वैल्यू मतलब डिफाइंड भी है, बट वैल्यू नहीं, बट अगर आप बोल सकते हो उनका अगर क्रम देखा जाए कि किसकी कितनी स्पेसिफिसिटी होगी, तो याद करना तो याद कर लेना, अदरवाइज आपको बस याद रखो कि जब भी हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको, जो हमारा एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेलेक्टर होगा, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्टर समझ में आया, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट बाय नेम, जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट नेम सेलेक्टर, ठीक है, नेम लिख देना आगे, ठीक है। इसकी स्पेसिफिसिटी किससे कम होगी, आईडी से तो नहीं, आईडी, उससे क्लास से। ठीक है, क्लास, ये समझ में आया ना। अभी क्योंकि हम ऊपर अप डाउन लिख रहे हैं, तो ये समझ, लेस देन का साइन है ना, ये लेस देन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर, ठीक है, अगर उसी एलिमेंट को अगर हमने क्लास सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट किया है और फिर उसको हमने प्रॉपर्टी दिया है, तो वो प्रॉपर्टी किस थ्रू लगेगी, क्लास सेलेक्टर। फिर अगर इसी को अगर हमने क्या किया है, बाई आईडी। एलिमेंट आईडी थ्रू हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, नहीं, तो क्या होगा, आईडी सेलेक्टर वाला प्रॉपर्टी क्या होगी, यूज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिसिटी का हम बोल सकते हो, कैलकुलेशन। हायरार्की। कैलकुलेशन बोल, हायरार्की बोल सकते हैं, ठीक है, कि हायरार्की भी नहीं बोलेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग तो ऑर्डर मतलब बोल दो कि, कैलकुलेशन मतलब कि हाँ सिंपल। एलिमेंटल सिलेक्टर की 0 होगी, क्लास की 1 होगी और आईडी सिलेक्टर चलो, जिस पे अगर 0 आप रहेगी। लिखना ही चाहते हो तो हम क्या प्रायोरिटी। करते हैं, प्रायोरिटी, राइट। इस प्रायोरिटी, हाँ प्रायोरिटी देखते हैं, हाँ सही, ये वर्ड सही है, प्रायोरिटी। तो अगर हम इसको वैल्यू देना चाहें तो मान लेते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, 1, इसको हम 10 दे देते हैं और इसको 100 दे दे तो रहे हैं, ठीक है, 100। ठीक है। और एक और तरीके से हम एलिमेंट पे लगा रहे, तो एक और यहाँ पे देख लेते हो, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अगर मान लो हमने क्या किया है कि ये सेलेक्टर तो यूज किया है, या फिर इन सेलेक्टर को छोड़ो, अब हम क्या करते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट इन लाइन सीएसएस दे इन दिया है, लाइन सीएसएस। ठीक है। तो अगर हम इन लाइन सीएसएस का यूज कर लिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इन लाइन सीएसएस में जो प्रॉपर्टी दिया है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। मान लो इसको दे देते हैं, हम क्या करते हैं, 1000 कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अगर सीएसएस प्रॉपर्टी हम अगर इन लाइन दे रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी उस एलिमेंट पे, सिंपल सा इनलाइन। आंख बंद इन करके इन लाइन। लाइन, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर मान लो आप किसी एलिमेंट को प्रॉपर्टी दे रहे हो और वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो आप इन लाइन सीएसएस कर देना उस एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसा आप चाहते हो वैसा स्टाइलिंग हो जाएगी, नहीं, हाँ। बट कॉन्सेप्ट पता होगा तब कर पाएंगे, ठीक है। हम्म। तो हमने क्या देखा, इसमें दो और ऐड कर सकते हैं ना, क्या, इन लाइन के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल भी। हाँ, इम्पोर्टेंस। हाँ इम्पोर्टेंस ना, ठीक है। तो अभी क्या हमने पोजीशन, अभी हमें देखना है ना, हमने क्या पढ़ा, पोजीशन देखा, स्पेसिफिसिटी देखा, और फिर हमने क्या बोला था, एक और क्या बताया था, टाइप, नहीं। तो स्लैश लगा लगा के कर लो, ठीक है, स्लैश, ये सारे किसी भी टाइप का, ठीक है, इन लाइन वो हमें तो देखना ही, चेक तो करना ही करना है, ठीक है। कि अगर मान लो हम आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन इन लाइन में कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी इंटरनल कर रहे हैं, तो इंटरनल वाली आईडी काम करेगी नहीं, बट अगर एक्सटर्नल में उसी आईडी को हम सेलेक्ट करें तो एक्सटर्नल वाले से ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पे स्लैश लगा के देख लो, इन लाइन सीएसएस
फिर इंटरनल सीएसएस, देन एक्सटर्नल सीएसएस। इसी लेवल पे तीनों सीएसएस आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। यस बट अब हमें किसका चेक करना है कि इन टाइप में भी हमें देखना है कि किस टाइप का सीएसएस। नहीं, एक तो हमने स्पेसिफिसिटी में देख लिया कि ये क्रम हमने देख लिया कि सबसे कम किसका, एलिमेंट सेलेक्टर का। अभी हम लोग क्योंकि सूडो एलिमेंट पढ़ा नहीं है, तो सूडो एलिमेंट भी ना एलिमेंट सेलेक्टर के बराबर ही उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। तो आगे जब पढ़ेंगे सूडो सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट, तो वहां पे अब याद रखना कि उसको भी अगर हम किसी सूडो एलिमेंट के थ्रू किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उसकी भी स्पेसिफिसिटी कितनी देंगे हम, 1 ही है, ठीक है। वो किस लेवल पे होगा, इस लेवल पे होगा, ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा था, हमने पहले चेक किया पोजीशन, ठीक है। पोजीशन से हमने क्या देखा कि वो पोजीशन में क्या, टॉप टू बॉटम पोजीशन चेक किया कि जो सबसे बॉटम में है वो प्रॉपर्टी लगेगी। देन फिर हमने क्या चेक किया कि पोजीशन के बाद हमने किया स्पेसिफिसिटी चेक किया कि अगर मान लो वो स्पेसिफिसिटी किस बेस पे हमने चेक किया, इनलाइन सेलेक्टर में यूज किया है उसको सेलेक्ट करने के लिए, क्लास सेलेक्टर यूज किया है, आईडी सेलेक्टर यूज किया है, ठीक है। और देन लास्ट हमने क्या चेक किया, किस टाइप का हमने सीएसएस स्टाइलिंग की है। तो हमें तीसरा लेवल क्या चेक करना है, टाइप, नहीं वही टाइप ऑफ स्टाइल, सीट बोल सकते हो, स्टाइल ही बोल दो, ठीक है, टाइप के। अब टाइप में भी हमने जो चेक किया, अब हमें क्या, अब इसकी अगर हमें हायरार्की देखनी हो तो हायरार्की क्या होगी, सबसे कम किसका होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है, सीएसएस फाइल, इंटरनल ठीक है। और देन उसके बाद इंटरनल, एंड फिर इनलाइन सीएस। फिर उसके बाद इनलाइन, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब क्या है, ठीक है, इनलाइन सीएसएस में कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे, वही काम करने वाला, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, टाइप भी हमें समझ में आ गया, टाइप चेक कर सकते हैं हम लोग। हम्म, और देन लास्ट में हमने क्या बताया था कि अगर मान सर। लो हमने किसी प्रॉपर्टी के आगे इम्पोर्टेंस कीवर्ड लगा दिया, तो वो प्रॉपर्टी जरूर काम करेगी, वो वही वैल्यू काम करेगी, ठीक है। बट इसीलिए हम लोग इम्पोर्टेंस कीवर्ड का ज्यादा यूज करते नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ किसी भी हाल में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगनी ही चाहिए इस एलिमेंट पे, तो आप इंपोर्टेंस कीवर्ड यूज कर दीजिएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे कि हमने कलर यूज किया था, अगर मान लो प्रैक्टिकल कर लें, इंपोर्टेंस ये लिख देते हैं यहाँ पे। ये थ्योरी आपको क्या समझना है, ये समझना कि हमें ये याद रखना कैस्केडिंग देखते हुए कि कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पे लगेगी। सबसे पहले पोजीशन के बेस पे लगेगी, ठीक है, फिर स्पेसिफिसिटी के बेस पे लगेगी, टाइप के बेस पे लगेगी, और उसके बाद इम्पोर्टेंस कीवर्ड के बेस पे लगेगी, ठीक है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे सर हम। हाँ यस सर, ये हाँ जो बता। टाइप आपने बनाया है ना, एक्सटर्नल के बाद इंटरनल फिर इनलाइन, हाँ ये तो सर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो एक्सटर्नल की होगी ना। नहीं, नहीं क्या इनलाइन ये ये सीएस ये भी। ये जो हमने बना रखा है, तो ये आपको साइन से क्या पता चल रहा है, साइन सही दिया है ना हमने, लेस देन का ही साइन है ना वो, यस सर, तो आपने ठीक। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इनलाइन को दे दी है ना। हाँ, तो इन लाइन पर भी सबसे ज्यादा है कि इन लाइन के अंदर जो प्रॉपर्टी देंगे वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, वही आला एक्ट करेगा। मैंने इसलिए तो बोला कि इन लाइन की वेटेज ज्यादा होगी। लेकिन सर सर एक मिनट, अभी जो आपने शुरुआत में जो प्रैक्टिकल करके बताया था ना, उसमें हम्म। तो सिर्फ एक्सटर्नल की शो हो रही थी। नहीं, तो हमने बाकी हटा दिया था ना, इन लाइन को हटा दिया था, हाँ फिर ठीक। सॉरी इंटरनल को हटा दिया था, इन इन लाइन को हटा के इंटरनल लगाया था, फिर इंटरनल को हटा के यस हमने एक्सटर्नल लगाया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है। प्रैक्टिकल भी कर देंगे इसका, तो आप देखना वैसे ही काम करें जो मैं बोल रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना, ठीक है। तो यस कैस्केड हमें समझ में आया। अभी हमें क्या समझना था, कुछ और डिस्कस करने जा रहा था मैं, भूल गया। अच्छा, ये बातें सब समझ में आ गई ना, यस। यस सर। कोई डाउट इसमें। नो। नहीं मैं, मेरे दिमाग में कुछ था, मैं, चलो कोई नहीं, याद आएगा तो आगे प्रैक्टिकल बढ़े। करने जा रहे थे ना। प्रैक्टिकल तो करेंगे ही, कुछ और थ्योरी में बतानी थी अब। टाइप के किसका? बारे में कुछ बहुत बताने जा रहे थे क्या? इम्पोर्टेंस हाँ कीवर्ड। चलो, हाँ याद है, इम्पोर्टेंस ठीक है कीवर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बस वेट करो। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ना, सेलेक्टर वर्ड यूज किया, सेलेक्टर नहीं, तो सेलेक्टर पढ़ ही लेते हैं, नहीं कि हाँ। सेलेक्टर का टाइप हमने बताया ना, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, नहीं वैसे कई सारे के सेलेक्टर होते हैं।
तो कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी वो हमें चेक करना है। तो देख लेते हैं सेलेक्टर, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेलेक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो तरह का सेलेक्टर बेसिकली नाम, मगर टाइप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक सिंपल सेलेक्टर हम यूज करेंगे, ठीक है। और सिंपल सेलेक्टर किसको बोलते हैं वो भी हम देखते हैं। मैक्सिमम हमें क्या करना है, सिंपल सेलेक्टर का यूज करना है अपने कोड में। और एक कंबाइन सेलेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। कंबाइन सेलेक्टर, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, कि कंबाइन मतलब इन्हीं सिंपल सेलेक्टर को हम कंबाइन करके सेलेक्टर बना लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो अब देखो क्या करते हैं, कंबाइन करने का तरीका वही, ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं, नहीं डॉट, डॉट तो नहीं, स्पेस दे के हम कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम कॉलन भी डिसेंडेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो वो सारे तरीके होंगे, तो ऐसे तो हम कॉलन किसी नहीं, भी डॉट। तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइन सेलेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप जाके W3 स्कूल पे जाके देखेंगे तो बहुत बहुत सारे सेलेक्टर दिए, तो उतना आपको ना तो पढ़ना है ना समझना है, जितना मैं अभी आपको बताऊंगा इतना अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका ही यूज करिएगा बार बार, इतना में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमें किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्टर से सेलेक्ट करते हैं ना उस एलिमेंट को, तो हम क्या करते हैं, उस टैग सेलेक्टर। एलिमेंट के नेम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, एलिमेंट नेम, ठीक है। जो भी नेम का एलिमेंट होगा, पी होगा तो पी नाम से, पैराग्राफ होगा तो बेसिकली हेडिंग है H1 है तो H1 नाम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन हम क्या करते हैं, उसके लिए अगर कोड लिखना है तो ब्रैकेट में हम करली ब्रैकेट में सीएसएस कोड लिखते हैं, तो एक एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। नहीं, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कि क्या होगा, पी H1 जो H1 भी होगा, जो भी नाम होता है हमारा, इमेज है तो इमेज इमेज भी हुई, हमारा हो जाएगा। नहीं, वैसे कुछ और भी लिस्ट। अगर, तो क्या, जो भी HTML का एलिमेंट का नाम होगा हाँ वही लिस्ट, लिस्ट सिंपल। होता हाँ, है, लिस्ट, लिस्ट हुई। हाँ, यूएल, जो भी यूएल। करते हैं ये बाई नेम जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नेम सेलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट और सेलेक्टर। अभी तक मैक्सिमम हम इसी का यूज करें। उसी तरीके से एक सेलेक्टर हमने अभी देखा कि हम भाई क्लास नेम, क्लास वैल्यू, बेसिकली क्लास सेलेक्टर बोलेंगे, नेम नहीं बोल रहे हैं, और क्लास सेलेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास के वैल्यू के को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉट। तो जो भी एक क्लास की वैल्यू दिए रहेंगे, ठीक है, उस वैल्यू के आगे हम क्या लगा देंगे, डॉट। डॉट लगा के क्लास वैल्यू, जो भी हमने क्लास को वैल्यू दिए होंगे, और क्लास एट्रीब्यूट को जो वैल्यू दिए होंगे, नहीं, क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। याद रखना, मतलब समझने की कोशिश करो, एट्रीब्यूट वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू दिया होगा उसको, क्योंकि एट्रीब्यूट में क्या होता है, नेम और वैल्यू का पेयर होता है बेसिकली, जो भी वैल्यू नेम दिया होगा तो उसके आगे हमने क्या लगाना है, अगर हमें उस क्लास को सेलेक्ट करना है तो डॉट लगा के उस वैल्यू का नाम दे देना है, ठीक है, जो भी हमने उस क्लास के आगे दिया होगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आईडी, आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं, सेलेक्टर, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हैश का साइन लगा देंगे और प्लस उसके बाद आईडी का नाम दे, हम वैल्यू दे देंगे, ठीक है, क्लियर, और आईडी वैल्यू। यूनिवर्सल सेलेक्टर। और वैसी तरीके से यूनिवर्सल सेलेक्टर भी है, अगर आप स्टार लगा के, आप चाहो स्टार लगा के कोई भी आप सीएसएस प्रॉपर्टी दो, इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं, नाम याद रख लेना, यूनिवर्सल। ये बेसिकली क्या है, जब हम स्टार देते हैं ना तो सारे एलिमेंट को एक तरीके से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी स्टार लगा, ठीक है। बट इसकी स्पेसिफिसिटी इतनी कम होती है ना कि अगर हम जाके इनलाइन या फिर किसी भी तरीके का अगर उसका हम प्रॉपर्टी लगाते हैं सेलेक्ट करके उस एलिमेंट को, ठीक है, अपने आप ओवरराइड हो जाता है, ठीक है, नहीं समझे समझ यस गए। सर, ना। यूज किया मैंने है। क्योंकि सेलेक्टर का यूज करने के बाद हम जो वैल्यू दे रहे हैं, आगे चल के मान लो हम H1 को यूनिवर्सल में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सारे पे लग गई प्रॉपर्टी जो भी हम दे रहे हैं, प्लस उसके बाद हम जाके आगे नीचे जाके H1 को सेलेक्ट करके फिर से हम वही प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या लगे, H1 वाला लगे, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, हायर है कंपेयर टू यूनिवर्सल, नहीं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर
ठीक है। इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, स्टार मार्क से, ठीक है। और देन उसके बाद एक और एट्रीब्यूट के नाम से भी हम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, या पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, कि एट्रीब्यूट ना दो तरीके के होते हैं। एक लोकल एट्रीब्यूट जो हम देते हैं, एक ग्लोबल एट्रीब्यूट जो कि पहले से ही डिफाइंड हो। नहीं, नहीं पता आपको? पता है। ग्लोबल एट्रीब्यूट पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा ना, इसीलिए मैं बोला था कि पढ़ लेना। जितने बताया जाएगा उतने ही पढ़ोगे आप लोग। देखो हमने क्या किया कि हमने क्लास एट्रीब्यूट दिया, आईडी दिया। वैसे हम कुछ भी और भी एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट तो हम स्टाइल दे ही रहे हैं। तो ये क्या है, पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल यूज कर। बट कुछ ना ग्लोबल सेलेक्ट एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि ड्रैगेबल, नाम सुना होगा। अगर मैं उस एलिमेंट को ड्रैगेबल बनाना चाह रहा हूँ तो वो एक ग्लोबल एट्रीब्यूट। ऐसे जाकर आप गूगल पे सर्च करिएगा ग्लोबल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कुछ नहीं, और जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आना चाहिए, बट पता हो। तो हम क्या करते हैं कि एक टाइप से और भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। हम उससे के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चार पांच तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली हम क्या करेंगे, या तो क्लास सेलेक्टर दे के करेंगे सेलेक्ट, या आईडी सेलेक्टर, ठीक है। इससे ज्यादा हम करते नहीं। बाई नेम वाला भी बहुत ही कम ही यूज होता है बाद में, बट हम क्लास और आईडी वाले से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब हम कंबाइन सेलेक्टर के बारे में जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने क्या बताया कि वो कोई स्पेसिफिक सेलेक्टर नहीं है। अब इन्हीं सारे सेलेक्टर को ना हम कंबाइन कर दें, ठीक है। कंबाइन किस बेस पे करेंगे, कि हम क्या चाहते हैं कि अभी एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम या तो P1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, P को सेलेक्ट कर रहे हैं, H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं। फिर मालूम मैं इन सारे को ना एक ही साथ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं, कि हम क्या चाहते हैं कि P को भी सेलेक्ट कर लें एक ही बार में, H1 को भी सेलेक्ट कर लें, इमेज को भी सेलेक्ट कर लें, LI को भी सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक कंबाइन सेलेक्टर का यूज करना होगा, जिसको हम ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा है? पढ़ा है। ठीक। कॉमा देके। तो चलो मैं इसको हटा, कामा दे के हम क्या करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात कर तीनों रहे को हैं? सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। कि हम ग्रुप सेलेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप सेलेक्टर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि हम कई सारे एलिमेंट को एक ही साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइन सेलेक्टर में जैसे भी हमने टाइप देखा, उसी तरीके से यहाँ पे हम टाइप देख रहे हैं क्या, कि एक होता है हमारा ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। ठीक है, कंबाइन सेलेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि कई सारे एलिमेंट को ना, सिर्फ एलिमेंट नहीं, ठीक है, एलिमेंट यूज नहीं करना, कई सारे सेलेक्टर को एक साथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टर वर्ड यूज समझ रहा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेलेक्टर कई टाइप के हैं। एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर क्लास हमने देखा। सिलेक्टर। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एलिमेंट को ही ग्रुप में हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने क्या किया कि P एलिमेंट लिया, ठीक है, फिर एक इसको आईडी ले सेलेक्ट ली। किया, फिर इसको हमने आईडी डैश लगाया। फिर फिर क्लास। हमने क्या किया, क्लास नाम का जो सेलेक्टर हमने किया था, क्लास वैल्यू जो हमने यूज किया था, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते सेलेक्ट हैं। कर सकते हैं। और फिर अगर हमें मन कर रहा है आईडी किसी आईडी। एक आईडी को भी हम सेलेक्ट। सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो अगर इन जनरल बात की जाए तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सेलेक्टर है, ठीक है, उन सेलेक्टर के ग्रुप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर इन सारे पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगाना है, तो करली ब्रैकेट में हम अगर कोई भी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इन सारे सेलेक्टर पे, जो भी सेलेक्टर जिस भी एलिमेंट को मिले होंगे ये सेलेक्टर, ठीक है, उन पे वो सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर समझ में आया कैसे यूज करना है हमें? यस सर। यूरी- आदित्य जी समझ में आया? ग्रुप यस सेलेक्टर क्या सर। करना है, जो सिंपल सेलेक्टर है बस उसको मैं कामा दे दे के ना एक ही बार में सारे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब चाहे वो बाय नेम हो, चाहे क्लास नेम हो, चाहे आईडी नेम हो, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर एक हो गया, पहला टाइप हमने देखा। देन उसके बाद कंबाइन सेलेक्टर में एक टाइप और हम देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर। चल, चाइल्ड बोले या डायरेक्ट चाइल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर बोल रहे हैं, या इसको ना नाम दे देना। मैं नाम दे रहा हूँ चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। बट ये क्या करेगा कि हमारे डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा, क्लियर। डायरेक्ट चाइल्ड को अगर मुझे क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर कोई भी पेरेंट है उसके डायरेक्ट चाइल्ड को अगर हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो एक लेवल नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इस सेलेक्टर का यूज करेंगे।
इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि अभी हम लोग HTML के कोड में लिखते आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे एक बेसिकली। पेरेंट ले लेंगे और उसके हाँ, साइड ले लेंगे। पेरेंट सेलेक्टर होगा ये, चलो लिख दे रहा हूँ मैं, इन जनरल मैं लिख रहा हूँ समझना। सेलेक्टर, ये पेरेंट सेलेक्टर जो भी होगा, ठीक है, सेलेक्टर। और हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर लगाएंगे, देन। प्लस उसके बाद हमारा चाइल्ड सेलेक्टर को बाई नेम या कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं बस, चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। और देन उसके बाद हमारा जो भी प्रॉपर्टी देना है, करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे। तो जो लेफ्ट साइड में है पेरेंट, ठीक है, इसके चाइल्ड में जो भी डायरेक्ट चाइल्ड होगा, इस सेलेक्टर के थ्रू उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम प्रॉपर्टी दे देंगे। अभी ये सारा चीजें ना हम लोग यहाँ पे अपने कोड में करके देखेंगे, ठीक है। थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट इसको ना करके भी देखेंगे, क्लियर। एक और भी यस। हम पढ़ लेते हैं, डिसेंडेंट डिसेंडेंट फैक्टर। सेलेक्टर, ठीक है। अ, याद रखना बस ये तीन ही टाइप पढ़ेंगे, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी तो स्यूडो सेलेक्टर भी यूज करेंगे, अगर स्यूडो क्लास पढ़ेंगे तो एक दो क्लास सेलेक्टर पढ़ लेंगे, जान लेंगे। चलो, तो क्या करें, चाइल्ड, क्या मैंने क्या बोला, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि डिसेंडेंट किसको बोलते हैं हम। मतलब कि जो उसके जैसे पेरेंट हो गए, उसके चाइल्ड और उसके ग्रैंड चाइल्ड। हाँ, सिंपल, कि कोई भी पेरेंट एलिमेंट है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंडर, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो, पहले लेवल पे हो, दूसरे लेवल पे हो, तीसरे लेवल पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडेंट। अगर उन यस। सारे एलिमेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो हम इस टाइप के सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आप बस सिंपली पहले क्या करना सेलेक्ट होगा, करना पहले पेरेंट को जो ना, हमारा पेरेंट सेलेक्टर है, ठीक है, अब पेरेंट को हम क्या फिर बोलते स्पेस हैं, देके। एंसेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या? वर्ड एंसेस्टर, ठीक है। अगर आपको वर्ड समझ में आ जाए तो एंसेस्टर बेसिकली बोलेंगे, एंसेस्टर और डिसेंडेंट, ये दो वर्ड ना, बेसिकली एंसेस्टर का हिंदी होता है पूर्वज, ठीक है। उससे पहले जो भी है पेरेंट ही है, वो पूर्वज हमारे पेरेंट ही होते हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, स्पेस देके जो हमारा डिसेंडेंट है उसको देना, सेंटर सेलेक्टर, ठीक है। और उसके बाद डिसेंडेंट, ठीक है, सेलेक्टर। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करें, तो एंसेस्टर के पीछे मत पड़िएगा, ठीक है। ये क्या बोलते जो अभी हमें समझ में आ रहा था वो समझिए, बट एक करेक्ट तरीका, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड नाम का कोई चीज होता नहीं है, वो तो बस आपको समझाने के लिए बता दिया गया था कि ग्रैंड चाइल्ड बोल दो, वो सारी चीजें। बेसिकली क्या है, एक लेबर बस चाइल्ड वर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद क्या है, अगर बोलना है तो हमें डिसेंडेंट बोलते हैं। उसी तरीके से पेरेंट अगर हमें दो लेवल के ऊपर है, तो उसको हम एसेंटर एसेंस क्या बोलते हैं, एंसेस्टर बोल देते हैं, क्लियर। चलो, कंबाइन सेलेक्टर तीन तो प्रकार का हमने देखा भी, ग्रुप सेलेक्टर, यस। चाइल्ड चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्टर और और डिसेंडेंट। डिसेंडेंट डिसेंडेंट। इसका सेलेक्टर। प्रैक्टिकल अभी हमें क्योंकि करना है, इसीलिए मैं आपको अभी समझा रहा था, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो करें, थ्योरी समझ में आ गई ना, यस। ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं हुआ अभी, हाँ सही है, अभी टाइम तो बहुत है। चलो भाई, ये भी एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बगैर सेसस का ही समझ में आएगा आप लोगों को, अगर सेलेक्टर ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो भी हमारा सिंपल था, उसको पहले हम सब हटा लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हमने दे रखी है। और आप समझ में तो आई गया, किसी भी तरीके से हम सीएसएस दे सकते हैं, इनलाइन दे सकते हैं, इंटरनल दे सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं। तो अभी के लिए जो हम इनलाइन सीएसएस दे रखा था पी को भी, इसको भी हटा देते हैं। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे, ठीक है। इंटरनल सीएसएस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारा स्टाइल स्टाइल वाला सेक्शन है, इसमें हमें लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सेलेक्टर तो आई थिंक हमने शुरुआत में देख ही लिया था, आईडी कैसे सेलेक्ट करनी है, नहीं उसकी तो प्रैक्टिस करनी है नहीं हमें, कि आईडी सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्लास सेलेक्टर कैसे करना है, ठीक है। और क्या नहीं हमने सिंपल में, आईडी पढ़ ग्रुप ली थी, सेलेक्टर क्लास भी पढ़ किया था लिया था, शायद। यूनिवर्स पढ़ लिया था। क्या हुआ, ग्रुप वाला भी कर चुके हैं। ग्रुप वाला कर चुके हैं हम लोग। हाँ, एक वीडियो में किया था।
हाँ दो ठीक तीन ठीक है, करेक्टर उसकी फॉर्म बात करने नहीं। में। आज हम लोग बेसिकली ना स्पेसिफिक अगर कहो तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज कर लें, जो सिंपल सेलेक्टर है, हाँ कैसे कर लो। होगा? कर चलो, लो। तो जैसे कि अभी हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, H1 जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट हमने क्या दिया है, क्लास, हेडिंग। ये है। तो हम्म। एट्रीब्यूट सेलेक्टर सेलेक्ट कैसे किया जाता है पता है? किया है आपने हाँ नेहा जी कभी? कैसे किया जाता है, हाँ क्या। कैसे तो करते हैं हम? ज्यादातर तो उसे इनपुट में करते हैं, और इसमें भी कर सकते हाँ, हैं। किसमें? मतलब कि ब्रैकेट में। ज्यादातर तो उसका सिलेक्टर का यूज इनपुट वाले उसमें करते हैं, कि टाइप मतलब कि कौन से टाइप में कर रहे हैं इनपुट, मतलब जो एट्रीब्यूट जो हो गया, हाँ हाँ, उस ठीक है ठीक सिलेक्टर है का ठीक है। यूज ना हम हाँ इनपुट में ज्यादा करते हैं। जी जी, कोई बात नहीं, आप वहां भी कर देते हैं। यहाँ बेसिकली हमें क्या है कि एक एट्रीब्यूट को जैसे अभी हम सेलेक्ट कर रहे थे, जैसे आईडी के लिए हम हैश का यूज कर रहे थे, नहीं, क्लास के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, डॉट का यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ एट्रीब्यूट के पे लिए हम बस किसका, क्लास डाल देंगे डायरेक्ट और सिलेक्ट कर हम क्या देंगे। करें कि क्लास कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और हमें हाँ किसके थ्रू करना है, ये जो हमने एट्रीब्यूट दिया है, क्लास इक्वल टू हेडिंग, तो इसको हमें किस में करना है, ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो अब हम मतलब क्या कर बिना, दिए, मतलब कि एक चीज इसमें कि बिना क्लास मतलब इसकी वैल्यू दिए बिना भी हम इसे सिलेक्ट कर हाँ हाँ, कर सकते हैं, सकते हैं, जैसे कर सकते आपकी क्लास हैं, की। बाय बाय वैल्यू भी, बाय नेम भी, कैसे भी करना है, तो हम बेसिकली भी टोटली कर दे रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अगर ग्लोबल सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, जैसे ड्रैगेबल हमने बोला, ग्लोबल सिलेक्टर वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट हम वहां पे वैल्यू देते नहीं, ठीक है, कि अगर से हम ड्रैगेबल लिख देते तो तो वो सर ट्रू ही होता है। वो ग्लोबल सिलेक्टर कहाँ क्या हुआ? ग्लोबल ग्लोबल आपकी आवाज नहीं, बहुत बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आपके यहाँ। चलो, अभी एक समझते हैं, अभी इनकी आवाज क्लियर हो जाती है तो फिर आप बताइएगा, अभी आपका तो नेटवर्क इशू बहुत है, ठीक है। तो अभी हमने उसको सेलेक्ट कर दिया, अब हमें इसको क्या करना है, सीएसएस प्रॉपर्टी देनी है, क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी कुछ भी देते हैं, अगर हम वाला आप क्या कर रहे यस। हैं, H1 को कुछ दे, कलर के अलावा कुछ दे इसको प्रॉपर्टी, क्या दे, कौन सी अंडरलाइन। प्रॉपर्टी, क्या दे दें, अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन कर बोल्ड दें? इटैलिक। चलो, चलो पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट और साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज हम यूज कर ले रहे हैं, इसको फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा के देते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है कि नहीं। तो काम किया, 50 पिक्सल हो गए ये, है, लग तो नहीं रहा है, नहीं, अच्छा 100 देख के देखते हैं, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई, सेलेक्टर सही नहीं किया हमने, सेलेक्ट पी, सर आप अच्छा, पी को कर अरे लिया है ना सॉरी, पैराग्राफ। हाँ, देखो यही इसीलिए होता है ना, H1, ठीक है, हमने पैराग्राफ, क्योंकि उस पर तो एट्रीब्यूट ही नहीं था, अब H1 पे हमने किया है, ठीक है, अब सेलेक्ट किया, देखो बड़ा हो गया, एक्ट कर यस। रहा है, ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर समझ में आया। क्योंकि मैंने क्यों बताया अभी ना, बहुत, क्योंकि जब बहुत बड़ा पेज होता है आपका ना, तो आप क्या होगा कि वहां पे, क्योंकि सबको हमें आईडी क्लास भी तो नहीं देते जाएंगे ना, लेकिन शायद मे भी यस। कुछ एट्रीब्यूट उसको मैं ऑलरेडी दे चुके होंगे, ठीक है, तो एट्रीब्यूट इसलिए कुछ टाइप के ना सेलेक्टर आपको पता होना चाहिए, जो भी हमने कंबाइन सेलेक्ट है, ये भी बहुत बड़ा रोल है इसका, क्योंकि जब आप लिस्ट को स्टाइल करने जाएंगे ना, तो आप, क्योंकि लिस्ट में हम क्लास आईडी तो देंगे नहीं, तो लिस्ट को हमें क्या करना होगा, वैसे ही सेलेक्ट करना होगा, या तो डिसेंडेंट वाले सेलेक्टर का यूज करके, या तो चाइल्ड वाले, नहीं, आगे चल के और भी हम पढ़ सकते हैं, बट अभी जितना पढ़े उसी से सारा काम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या है, ये हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो था, इसको मैं ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंपल सेलेक्टर एट्रीब्यूट, ठीक, कमेंट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ना आप इसको देख लीजिएगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है, क्लियर। आप क्या करते हैं, अब हमें कंबाइन सेलेक्टर बेसिकली देखना है, ठीक है, तो अब हम कंबाइन सेलेक्टर देखने के लिए कुछ एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। आप बताओ, अगर मुझे ग्रुप सेलेक्टर का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो यस। कौन कौन सा एलिमेंट यूज करें, कैसे कैसे प्रैक्टिस, जो भी हमने बताया था, पहले तो कैसे, पी को सिलेक्ट कर पहले लेंगे, पी ले और लीजिए। और फिर हाँ हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे क्लास से, ठीक है, और आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे एंकर टैग से,
हो गया ग्रुप सिलेक्टेड। सही है। ठीक है भाई, मतलब ग्रुप कॉमा दे सेलेक्टर। दे के। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप देखो, हमने कंबाइन सेलेक्टर में पहला पढ़ा था क्या, ग्रुप सेलेक्टर नहीं। तो चलो ग्रुप सेलेक्टर भाई जो इन्होंने बताया, जैसे बताया तो वैसे ही करते हैं, ठीक है। क्या करना होगा? अ, पहले तो मैंने बताया हम था कि H1। आप सेलेक्टर सेलेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस P1 को भी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको भी हमें कुछ स्टाइल करना है, तो हम P1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाई नेम, ठीक, क्योंकि उसमें हमने क्लास आईडी कुछ तो लगा नहीं रखा है, तो नेम ही है। फिर क्या करें, हम डैश करते हैं। और प्लस जो कॉमा। हम क्या चाहते हैं, जिस कलर का वन हमारा को। पैराग्राफ हो, उसी कलर का हमारा क्या, ये सारे लिस्ट भी हो जाए। तो सर इसको वही क्लास दे है। दो, फिर LI क्लास देना पड़ेगा आपको। क्लास देना पड़ जाएगा ना इसके लिए। चलो, तो उसके लिए थोड़ा, चलो आईडी इसको करते हैं, एंकर को करते हैं, नहीं एंकर को कर सकते हैं, यस। किया जा सकता है। सर हेडिंग को कर लो ना, एंकर को आईडी से कर लेंगे हम। हेडिंग को कर आईडी लें, है चलो तो नहीं ठीक है। इसमें, हाँ ये ठीक है सही भाई, है। हेडिंग को मैंने ऊपर ऑलरेडी कर दिया था ना, इसीलिए मैं हेडिंग को नहीं चूज कर रहा था। कोई नहीं। तो दूसरा कुछ देखना है, चलो कोई बात नहीं। P1 हेडिंग को प्रदीप फिर जी, से हम सेलेक्ट, हेडिंग को फिर ये से सेलेक्ट कर ये रहे हैं। यूएल को अगर एलआई को अगर ऐसे ही सिलेक्ट करना है तो यूएल ग्रेटर देन एलआई करके सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं, इसलिए वो कंबाइन वाले में करेंगे ना। अभी अच्छा अच्छा। अभी हमें ग्रुप सेलेक्टर की प्रैक्टिस करना है। तो नहीं ग्रुप नहीं। सेलेक्टर में चलो हम क्या करते हैं, बाय नेम वाला ही सब करते हैं, कि हम क्या करते हैं कि पी को सेलेक्ट करते हैं, ए को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा एंकर टैग है उसको भी सेलेक्ट करते और हैं। और क्लियर। और क्या यूएल करेंगे ले हम, लीजिए। यूएल को भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सबको सेलेक्ट करके हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इन सबका कलर हम क्या यूज करने जा रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन दे दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हो रहा है। सब कुछ हो गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ ही रखा है। देखो क्या हो गया हमारा पैराग्राफ, लिंक जो क्लिक हेयर का है, और बाकी सारे लिस्ट यूएल में के अंदर, क्योंकि यूएल को हमने दिया तो लिस्ट अपने आप इनहेरिट हो गई, नहीं। तो इनहेरिटेंस अभी हमें पढ़ना है, समझना है कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है। बट इनहेरिट नहीं है, जो पेरेंट को प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड को अपने आप मिल जाती है, ठीक है। क्लियर। तो हमने ग्रीन दिया तो हो गया हमारा ग्रुप सेलेक्टर से, हमें समझ में आया कि हम कई सारे एलिमेंट को एक ही साथ सेलेक्ट करके उस पर सीएसएस प्रॉपर्टी लगा। अब इस पर कितना भी प्रॉपर्टी लगाना, जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे इन तीनों पे हमारा काम करेगा, ठीक है। अगर हम इनकी फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें तो इसकी फॉन्ट साइज भी अगर हम बढ़ा दें, तो इन सबकी फॉन्ट साइज क्या होगी, अगर मैं इन सबकी फॉन्ट साइज करना चाहते हैं 30 पिक्सल, तो सबकी फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी, 30 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको अगर मान लो हम सपोज कुछ और भी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी जस्ट लाइक, अगर फंड फैमिली, अगर फंड वेट यूज करो तो नहीं, जो हमारा फंड वेट है, इसको हम भी क्या करना चाह रहे हैं, बोल्ड यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि बोल्ड दिखे। तो अगर मैं करूँ, आप देखो क्या सारे प्रॉपर्टी यूज हो रही। H1 हम जो हमारा पैराग्राफ है वो बोल्ड भी हो गया है, उसका पैराग्राफ फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया है। ये सारे तीनों एक लेवल पे दिख रहे हैं, तीनों प्रॉपर्टी हम्म। लग गई। तो ऐसा में क्यों करना होता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट को हमें एक साथ सेलेक्ट करना होता है, तो ग्रुप सेलेक्टर हमें यूज करना ही होता है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्रुप सेलेक्टर का। वैसे ही अगर मालूम मैं चाइल्ड सेलेक्टर यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने इंडिविजुअल सेलेक्टर का यूज करके तो हमने कर दिया, बट ये देखो जो भी हमने डैश लगाया है, प्लस लगाया है ना, उसकी कोई स्पेसिफिसिटी होती नहीं, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन सेलेक्टर में चाइल्ड सेलेक्टर यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम चाइल्ड सेलेक्टर में बेसिकली हम चाहते हैं कि जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट, सारी लिस्ट क्या है, अभी ग्रीन दिख रही है, नहीं। डिफरेंट करो। आप क्या करना चाहते हैं, सारे लिस्ट को हम ब्लू करना चाहते हैं, तो हम कंबाइन सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो हम यूएल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पेरेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अच्छा इसमें अच्छा। ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, फिर हमने क्या किया, सारे एलआई को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब एलआई लिखे, या तो अगर मैं चाहूँ तो यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा था भी हमने, हाँ। यस। यूनिवर्सल स्टार। कर सकते हैं। तो अब क्या हाँ, होगा, कर यूएल सकते के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, अगर सिर्फ अभी देखो सिर्फ एलआई हमें पता है, अगर मान लो कुछ ऐसे पेरेंट होता जिसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड होते, तो स्टार मत लगा देना वहां पे, नहीं तो सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एलआई लिखें या कुछ भी करें, हमें क्या करना है, बेसिकली सारे यूएल के अंदर जितने भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं,
सेलेक्ट करके इनको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं इसका बस, ठीक है। कलर क्या कर रहे हैं इसका, हम ब्लू कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ब्लू काम करना चाहिए। देखो ब्लू हो गया। अब यहाँ पे ब्लू क्यों काम कर गया, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यूज हुआ है यहाँ पे कि शायद कुछ स्पेसिटी के मारे। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी हुआ है, प्रायोरिटी वाला। प्रायोरिटी। क्यों क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल पे सिलेक्टर की जगह उस वजह से। नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सल सेलेक्टर की वैल्यू सिर्फ उतनी ही है जितना कि आपके एक आर्म सेलेक्टर की है, ठीक है। बट आप समझो, क्योंकि यहाँ पे हमने कंबाइन सेलेक्टर यूज किया है इस पे ना, तो यहाँ पे हमने दो सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट किया, नहीं एक यूएल और प्लस स्टार, नहीं तो अगर मान लो दोनों का अगर वन वन है वेटेज, नहीं तो टू हो गया ना, कंबाइन करोगे तो टू हो गया ना, और बस नहीं समझे, समझे। ठीक है। दो तो दो सेलेक्ट करो। बाकी एलिमेंट से तो ज्यादा हो गया, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे अगर स्टार की जगह पे आईडी यूज कर दूं नीचे जाके यूएल में, अगर एलआई को अगर आईडी दे दी प्लस यूएल वो आ ग्रेटर देन जाएगा। आईडी वाले करे, तो वो आ जाएगा, क्योंकि कंबाइन मैंने क्या आईडी एक प्रायोरिटी ज्यादा है। वैल्यू दिया था कि अगर वैल्यू क्या है 1000, तो मतलब आईडी के कितना दिया था मैंने 100, 100 प्लस यूएल को हमने एलिमेंट को दिया था 1, नहीं या 1 दिया था कि 10 दिया था, जो भी दिया होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1 दिया था बेसिकली, ठीक है, क्लास को 10 दिया था, तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, समझ। तो इसीलिए जब चेनिंग कंबाइंड सेलेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। तो याद रखना कि ऐसा नहीं कि अगर हमें कोई भी चीज यूज कर रहे हैं हमें वो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा अप्लाई करना है, इसलिए हम क्या है बहुत ज्यादा कंबाइंड सेलेक्टर का यूज नहीं करते, क्योंकि हम क्या होगा यस। कि हमेशा आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए हम सिंपल सेलेक्ट, ताकि हमें पता हो कि हम आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, बट आईडी से ज्यादा हो सकता है चेनिंग सेलेक्टर का, नहीं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया चाइल्ड सेलेक्टर। उसी तरीके से अगर हमें जो डिसेंडेंट का हमने पढ़ा है सेलेक्टर, उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें मानो सपोज दैट इसमें अगर जो हमारे पोर्ट के हिसाब से कुछ क्या है, कुछ देखा जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि यूएल के अंदर वो भी कर सकते हैं, आप देख लेना, अब डिसेंडेंट समझ गए ना कि अगर पेरेंट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर के सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज कर देंगे, ठीक है। हो गया क्लियर, तो सारे सेलेक्टर यूज कर सकते हैं अब हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलो अब एक प्रैक्टिस करते हैं मीडिया क्वेरी का, साथ ही में वहां पे भी कुछ सेलेक्टर का यूज करेंगे, और मीडिया क्वेरी जो हमने कल पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं, चलो मीडिया क्वेरी लिखते हैं और HTML। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम ना, मेरे पास ऑलरेडी इसके लिए भी हमने बना रखा है स्निपेट, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमने कुछ एडवांस HTML डे 1 हमने बना रखा है, तो ये अच्छा, इसमें मैंने बस सिर्फ इतना ही बना रखा है, तो इसको हमें बॉयलर प्लेट के अंदर लिखा है क्योंकि सिर्फ कोड हमने लिखा है, तो ठीक, इसको कट कट करते हैं, बॉयलर प्लेट यूज करते हैं, और जो भी बॉडी के अंदर हमारा जो कोड था वो हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर अभी मैं देखूं कि हमारा पेज क्या है, कुछ वैसा जैसा दिख रहा होगा, इसी में अब हमें क्या करना है, ऐसा कुछ मेरा पेज दिख रहा है, नहीं अभी क्लियर, जिसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, और प्लस एक इमेज लगी हुई है, और उसके बाद लिंक है, और नीचे सारे लिस्ट है, ठीक है, यूआर। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इसकी ना हमें मोबाइल फ्रेंडली हमें इसको सीएसएस प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, इसको एक सीएसएस प्रॉपर्टी दे दें, बताओ, पहले एक सेलेक्ट सीएसएस लगा देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, या चलो मिसी मीडिया क्वेरी पहले टेस्ट करते हैं इस पर, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी हम क्या करते हैं, हम ना इस पे मीडिया क्वेरी क्या लगाना चाहें कि जब ये मोबाइल में, मोबाइल के विड्थ में जब देखे मोबाइल डिवाइस में, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लू हो जाए, ठीक है।
ब्लू नहीं, कुछ ऐसा करते हैं दूसरा कलर, क्योंकि हमने ब्लैक लिख रखा है, तो ऐसा जिसमें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दीजिए। हाँ चलो ठीक है, ब्लैक कलर नहीं तो फिर हमारा टैक्स भी तो ब्लैक है ना, उसके फिर सब बदलना होगा। तो बस मीडिया क्वेरी का हम एक प्रॉपर्टी बॉडी को सेलेक्ट करके बस देना चाह रहे हैं। तो तीन कलर हमें बेसिकली यूज करना है। एक किस पे करना है, एक मोबाइल के डिवाइस के लेवल पे मीडिया क्वेरी यूज करके हमें करना है, ठीक है। हाँ चलो यार, मोबाइल के लिए हम नहीं यूज करते, मोबाइल के लिए बाई डिफॉल्ट हमारा जो है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वैसा ही रहने देते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि जब ये मोबाइल में तो ऐसा ही दिखे जैसा दिख रहा है इतना पे हो, लेकिन जब इसको हम टैब में दिखे, मतलब हमारी साइज जब इतनी हो, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो ब्लैक। जाए, ठीक है, ग्रीन हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, क्योंकि बेसिकली हमारा टेक्स्ट सारा ब्लैक है ना, वाइट तो कर ग्रीन। लेंगे फिर क्या था उसको। हाँ कर देंगे, लेकिन अलग से करना होगा ना सारी प्रॉपर्टी सेलेक्ट, तो अभी बस ये हम एक प्रॉपर्टी बस चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि मीडिया क्वेरी, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि टैब के लेवल पे, मतलब क्या है कि जब हमारे डिवाइस की बिट कल हमने पढ़ा था 768 से ऊपर जाए, तो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो ग्रीन। जाए, ठीक है। और फिर जब हमारा हमारी डिवाइस क्या है, डेस्कटॉप में दिखे, मतलब 1024 से बड़ी हो डिवाइस की बिट, तो क्या हो जाए, यही कलर जो ग्रीन है वो ब्लू हो जाए, ब्लू नहीं, नेवी ब्लू हो जाए, ठीक है। या कोई और कलर कर लेंगे, एक्वा कलर यूज कर लेंगे, ठीक है, एक्वा कलर हो जाए, ठीक है। तो आप बताओ ये चीजें जो भी मैंने आपसे बोला भी, ये हमें करना है कोड में। तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा है ही, मोबाइल के लिए हमने एक तरीके से हमारा जो कलर वो है, तो अभी हमें मीडिया क्वेरी किसके लिए यूज करनी है, बॉडी के लिए। मोबाइल के टैब, लिए टैब और के लिए, टेक के टैब, लिए। टैब के लिए, ठीक है। टैब में हमें क्या करना है, बॉडी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले स्टाइल लिख लेते हैं, इन लाइन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर मीडिया क्वेरी लिखना था। मीडिया क्वेरी के लिए हमने क्या क्या बताया था, @media। मीडिया। @मीडिया। बस। फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट में ब्रैकेट मैक्स स्ट्रिंग। में क्या करना स्ट्रिंग। है, देना है कि किस मैक्स स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज, हाँ ठीक है, ब्रेक पॉइंट पे हमें ये क्वेरी लगवाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमने क्या बताया, बाई डिफॉल्ट में मोबाइल के लिए ऑलरेडी हमारा जो सेटिंग है CSS में वो मोबाइल के लिए। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये हमारी डिवाइस की विड्थ 768 से ऊपर जाए, ठीक है, 760 या 760 के ऊपर हो, तभी क्या करें, ये मीडिया क्वेरी लगे। तो उसके लिए हमें क्या कैसे कंडीशन देना होगा, मैक्स विड्थ। मैक्स मैक्स। विड्थ, हाँ मैक्स, 768। चलो आप कह रहे हो मैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है। 768 के ऊपर बोला ना आपने, तो मीन विड्थ हाँ, होगा। क्यों, सेवन अरे सिक्सटी एट के ऊपर जाएगा ना तो ग्रीन होगा। मतलब तो मीन विड्थ होगा। 768 के नीचे रहेगा तो नॉर्मल नहीं रहेगा। चलो, नहीं आप सही बोल रहे हो, देखो आप समझो, आप लोग समझ नहीं रहे, इसलिए मैं बोला हर चीज को ना थोड़ा सा समझो, लॉजिक ज्यादा है नहीं, बट ये तो सिंपल सा आपका है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि देखो, हम ये मीडिया वाली लगा रहे हैं, अगर मान लेते हैं सपोज दैट, चल समझो, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर सपोज दैट ये हमारे क्या है, पूरे डिवाइस की ब्रेथ है, ठीक है। हम्म। मान लेते हैं ये हमारा 1200 पिक्सल है, ठीक है। हम्म। अब हम क्या करेंगे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारे डिवाइस की विड्थ, ठीक है, मिनिमम कितना हो, एट 768, ठीक है, पिक्सल, या तो उससे ज्यादा हो, ये मिनिमम कहाँ तक हुआ, ठीक है, इसके ऊपर लगाना जाए। ऑलरेडी मोबाइल की तो है ही ना, हमारा मोबाइल के लिए तो अपने पता ही, उसमें जो हमारा बैकग्राउंड वही हमें चेंज किसके लिए करना है, जब 760 के ऊपर जाए, नहीं, ठीक है। तो ये मैक्स विड्थ पे नहीं काम आएगा ना, क्योंकि मैक्स दे देंगे तब तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये, तो फिर इसके नीचे इधर का काउंट होगा नहीं मैक्स विड्थ पे, कि भाई यहाँ से शुरू करो, मैक्स मतलब कहाँ तक जाओ, यहाँ नीचे पे जाओ, होता है कि नहीं। जितना भी 760 से 8 से नीचे है वहां पे जो अप्लाई हो हाँ, रही है। नहीं, क्या उससे मैक्स ऊपर। नहीं, देखो मैक्स से मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब अगर हम यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, ठीक है, कि अगर हम ये जो क्वेरी कर रहे हैं यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं मैक्स, ठीक है, मैक्स विड्थ, तो ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 768, ये या तो इससे कम हो, या तो मैक्सिमम कहाँ तक जाए, 768 तक। लेकिन सर हम मैंने अगर ये तो हम, बोला, मतलब 768
इससे कम हो या इसके बराबर हो, मतलब कम बोला मैंने, बराबर तो नहीं तो बोला। नहीं, हमें तो टैब के लिए यूज करना है ना, मोबाइल के लिए तो ऑलरेडी है ना हमारा बैकग्राउंड कलर। हमने क्या बोला था, अब टैब के लिए हमें मीडिया क्वेरी लिखना है ना, टैब तो इससे बड़ा ही होगा ना, टैब की साइज जो होगी यस, 768 से तो बड़ी मतलब कि होगी ना। इससे बड़ा होगा। 768 से लेकर मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम हम क्या चाहते हैं देखो, अब हम क्या चाहते हैं, टैब ना, टैब की साइज क्या है, इसके बीच में आएगी, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम, ये है यहाँ पे 1024 पिक्सल, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, इसके लिए मीडिया क्वेरी लिखे, इस बीच की जो डिवाइस होगी, मतलब 768 से लेके 1020 पिक्सल तक के बीच में जितनी भी डिवाइस साइज होगा, उसमें हमारा ये प्रॉपर्टी काम करे। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे, मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम अगर लिखना चाहे तो लिखे, अदरवाइज नहीं भी लिखना चाहिए, क्योंकि हमें आगे की भी प्रॉपर्टी यूज करना ही है इस पे भी, तो अपने आप वहां से उसके आगे वो काउंट हो जाएगा। अदरवाइज हम एंड करके भी लिख सकते हैं, पहले से स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इसी सिर्फ इस बीच वाले टारगेट को ना क्या करना है, सेलेक्ट करना है, हमें ना जो लैपटॉप की डिवाइस है ना, उसमें कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं करना, जैसा मोबाइल में दिख रहा है वैसे ही लैपटॉप में दिखे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ टैब वाला इनमें चेंज करना है। सिर्फ किसमें करना है चेंज, टैब वाले में। टैब टैब। वाले में। अब बताओ इसके लिए क्या कंडीशन लगी, मोबाइल में भी जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखे, हमें उसके मतलब बाद। पहले तो मिनिमम से मैक्सिमम का वर्क करेंगे, मतलब कि मिनिमम तो हमारी इतनी होनी चाहिए, मैक्स। हाँ, तो कैसे कंडीशन कैसे देंगे, अभी हमने क्योंकि पढ़ा नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा देना मैक्स चाह रहा विड्थ हूँ। देंगे, फिर हम मिनिमम विड्थ देंगे कि मतलब कि यहाँ पे लास्ट हो जाए, उससे आगे प्रॉपर्टी यूज ना हो। हाँ, तो कैसे दोगे मिनिमम बताओ, तो लिखवाओ तो सेवन सही। सिक्सटी नाइन होगा ना। नहीं, पहले मिनिमम देंगे या मैक्सिमम विड्थ देंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके जाना। मिनिमम हाँ, मिनिमम देंगे पहले। ठीक है। मैथ वाले को तो साथ समझ में आएगा, अगर जो मैथ पढ़ा है, कुछ नहीं करना। आप जो भी आपने यूनियन पढ़ रखा होगा, एंड पढ़ा होगा, कहाँ यूनियन के से। बारे में, एंड के बारे में। अरे मैथ वालों से मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैथ में अगर आप यूनियन पढ़ा होगा, कंबाइन, इसके लिए कंडीशन अगर आपने पढ़ रखा होगा, जहाँ पे हम यूज करते हैं एंड आर, गेट पढ़ा आपने, एंड आर हाँ यस पढ़ा सर, है। एंड और नॉट। नॉट नॉट ना, पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम एंड एंड का यूज करेंगे। हम एंड क्यों यूज करेंगे, दोनों हम क्या, कंडीशन ट्रू करनी है। दोनों हमें ट्रू करना वही ना, तो कि कहा मैंने। हाँ, ठीक है, तो वही देना है। तो बताओ कैसे लिखें, लिखने का तरीका बताओ, क्योंकि अभी हमने ये जानबूझ के मैं थोड़ा सा कम, क्योंकि ये चीजें तुमने पिछली बार डिस्कस कर ही लिया है, तो कुछ नया ही अरे डिस्कस कर लें। पहले मैक्स विड्थ देंगे, मिनिमम मिनिमम लिखना है, विड्थ देंगे। मिनिमम बिट। हाँ ठीक है, मिनिमम बेट देंगे, ठीक है, हटा देता हूँ। ठीक है, मिनिमम बेट, ये समझ में आए नहीं आएगा तो बता देना यहाँ पे, ठीक है। अब जानबूझ के मैं थोड़ा सा बस कर रहा हूँ ताकि आपको ना समझ में आए। ठीक है, मिनिमम विड्थ हमें क्या करना है, कितना, सेवन सेवन सिक्सटी सिक्सटी नाइन देंगे। एट चलो पर 768 एट पे तो ही कर क्रैश दें। कर जाएगा ना, एट पे क्रैश हो तक जाएगा। जाएगा, मिनिमम पे तक जाएगा वहां पे, ठीक है। हम्म, तक मतलब क्या है, 768 तक या उससे ऊपर, ठीक है। नहीं, चलो। यस। तो और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ एंड तक तो ऑपरेटर मतलब मिनिमम ये हो, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक हो, वन मैक्सिमम थाउजेंड ट्वेंटी 1020 के बीच में ही ये मीडिया क्वेरी। तो हम क्या करेंगे, एंड लिखेंगे, एंड यस। लिख के और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट ब्रैकेट में उसके लिए मैक्सिमम भी विड्थ। कंडीशन दे देंगे, मैक्स दे रहे हैं। अब देखो मैक्स यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वहां तक, उससे नीचे हो या तो वहां तक, ठीक है, इसलिए मैक्स यूज कर। अब यहाँ पे फिर से मिन मत यूज कर देना, इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ के पढ़ो, ठीक है। बाकी क्योंकि कंडीशन तो फिर अपने हिसाब से ही लगाओ, ठीक है। एंड ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते इसमें। नहीं, यहाँ पे ऐसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं एंड, आप वो मत कर लेना एंड वाला। अलग अलग जगहों पे ना एंड के लिए अलग अलग ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो आप डॉलर वाले साइन से आप एंड लगा देते, नहीं डॉलर नहीं, सॉरी, जो हमारा वो M% होता है वो डॉलर ना, बट अलग जगहों पे अलग तरीके से यूज करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बस ये समझो आप एंड लिख रहे हैं, एंड समझ में आ गया आपको ना, कि यस हाँ। एंड में अगर हमें दोनों के लिए, मोबाइल और डिवाइस के लिए करना होता तो आर भी यूज कर सकते हैं, जैसे एंडे कर रहे हैं। तो अब ये आप प्रैक्टिस करना, बाकी अभी हम सिर्फ एक करवा रहे हैं। अब हम क्या जा रहे हैं, इसमें क्या हो कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर हो, ठीक है, बॉडी का, ठीक है, किसका, जो बॉडी है उसको बॉडी सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद उसमें हमें क्या करना है, CSS प्रॉपर्टी कलर लगानी है। इसको हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, ग्रीन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ग्रीन, एक्वा। एक्वा, कुछ भी कर दो, चलो एक्वा कर देते हैं, ठीक है।
समझ में आया? बस इसी बीच में हमारा चेंज हो। अब लगा दिया आपने मीडिया क्वेरी, अब देखते हैं करके। तो देखो लैपटॉप में जैसा दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। बट जैसे ही 1,000 से नीचे जाए लगना चाहिए, नहीं लग, क्या दिक्कत? कुछ तो प्रॉब्लम होगी। क्या होगा प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम हो गया? बॉडी को सेलेक्ट किया है? मैक्सिमम विथ नहीं दिया है सर। अरे हाँ, मैक्सिमम नहीं दिया तभी मेन पे वो काम नहीं दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ नहीं दिया है, दे देता हूँ भाई। छोटी छोटी चीजें होती है देखो, ठीक है। पिक्सल नहीं 20 तो 20। नहीं, अब तो काम करना चाहिए। अब देखो क्या है, लैपटॉप पे नहीं काम कर रहा है, बट जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, देखो 1,024 पे आए, ये कहाँ तक जाएगा? यस ऐसा रहेगा हमारा एक्वा 768 तक, उसके बाद फिर से हमारा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी दिया है कि देखो मीडिया की वजह से कैसे हम अलग अलग डिवाइस के लिए ना प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। वैसे हर एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, जैसे बॉडी के लिए कर रहे हैं वैसे H1 के लिए भी कर सकते हैं, कि H1 की जो भी साइज है, ये मोबाइल में दिख रहा है ऐसा, मैं चाहूँ कि टाइप में कुछ और बढ़ जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि टाइप में क्या हो, H1 कैसा दिखे। जस्ट लाइक अगर हमें H1 के लिए भी करना है, तो H1 हमने यहाँ पे बना रखा है ना, H1 लिखा ही है। तो H1 को सेलेक्ट करेंगे, और हम इसको क्या करेंगे, इसको भी प्रॉपर्टी दे देंगे। फॉन्ट साइज हम क्या कर रहे हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, और फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली जो भी प्रॉपर्टी देना है, हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं इसको हम 32 पिक्सल। चलो 50 कर देते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल ताकि हमें दिखे। क्लियर? अब सेव करके मैं देखूँ तो देखो क्या होगा, हाँ, कि लैपटॉप पे और मोबाइल पे तो क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं, देखो हमारा फॉन्ट साइज बढ़ रहा है और प्लस बड़ा बैकग्राउंड कलर। यस तो प्रॉपर्टीज देने समझ में आ रहा है आपको? तो अब आपको यस बस इतना सोचना है कि मीडिया क्वारी में कौन सी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी। बेसिकली कल हमने बात तो कर रहे थे हम लोग कि हमें मीडिया क्वारी में लेआउट पे काम नहीं करना, ठीक है। हमें मीडिया क्वारी में बहुत ही लिमिटेड प्रॉपर्टी को चेंज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो CSS ग्रिड पढ़े हैं, अब CSS ग्रिड को हमें CSS ग्रिड के प्रॉपर्टी से ही ना उसका लेआउट चेंज करना है, मीडिया क्वेरी के थ्रू नहीं करना है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल जब करेंगे अभी हम वहाँ पे इसकी डिस्कस करेंगे, क्लियर? तो आई थिंक आपको अब मीडिया क्वेरी ना इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर? यस सेलेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, मीडिया क्वेरी कर लिया, ये हमारा सब होगा। स्पेसिफिसिटी कैस्केड तो हमने पढ़ ही लिया है। अब अगली क्लास में ना हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट और सूडो एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि है अभी 2 दिन हमारे पास, 2 क्लास बची है प्रोजेक्ट करने से पहले। तो अगर अगली क्लास में वो कर लेते हैं, ग्रेडियंट और सूडो क्लास ट्रांजिशन पढ़ लेंगे, कोई जरूरत पड़े तो एनिमेशन भी पढ़ते हैं, टच कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। होवर बचा हुआ था हाँ, हावर भी तो वही हो जाएगा ना, सूडो क्लास ही तो हावर भी है, ठीक है। तो सूडो जब पढ़ेंगे तो वो सारे हावर एलिमेंट ही क्लास ही है, ठीक है। चलो तो देखो CSS जितना पढ़ चुके हैं, आप पेज का लेआउट बनाओ, सब कुछ करो। ये अभी मीडिया क्वेरी पढ़ लिया, सेलेक्टर यूज करके, अब अलग अलग ना यूज करके देन, ताकि प्रोजेक्ट में जाए ना तो फिर आपको मजा आए, फिर वहां पे ना सिर्फ जो बातें हम लोगों ने नहीं कर रखी है उस पर ज्यादा टाइम दें, और जो बातें कर रहे हैं उसको जल्दी से खत्म कर लेंगे, ठीक है। यस चलो भाई, आई थिंक आज की क्लास प्रोडक्टिव रही होगी आप लोगों के लिए। बाकी जिसको बढ़िया सेलेक्टर आता था उसको लग रहा होगा ठीक है, दोबारा होगा, प्रैक्टिस होगी। मीडिया क्वेरी उसके लिए थोड़ा बहुत कर लेगा। मीडिया क्वेरी में एंड और भी लगा के देखिएगा, आप ना सेलेक्ट करिएगा कि चलो मोबाइल और लैपटॉप के लिए मैं चेंज करूँ, टैब के लिए ना चेंज करूँ, नहीं तो वहाँ पे और लगा के कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे का होता है कि नहीं होता है आपसे। प्रॉपर्टी अगर हो जाए तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा मेरे, ठीक है। चल, मिनिमम हाँ, मिनिमम जो भी लगाना है मिनिमम लगाओ भाई। आपको समझ में आ गया कि मिनिमम हमें जो भी कर सेलेक्ट करना, जो भी विड्थ, ठीक है। तो मिनिमम अगर हमें मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है जो भी है, तो वहाँ पे हम मिनिमम विड्थ यूज करेंगे। बट अगर जीरो मतलब मिनिमम से मैक्स तक जाना है तो मैक्स कर लेंगे, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ पे जाना है, ये तो आपके दिमाग में होगा ही ना कि कौन सी डिवाइस को हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हाइट मेन और मैं, क्या बोल रहे हैं आप? हाइट के लिए। हाइट के लिए भी कर सकते हैं, विड्थ के लिए भी एक्सक्लूड करना अच्छा है, समझ में आ जाता है। हाइट के लिए अब कैसे VH में आपको समझ में आएगा तो दे सकते हैं, हाइट के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। मीडिया क्वेरी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, अभी आप पढ़ेगा। अलग अलग स्क्रीन के लिए भी यूज करते हैं, जो हमारा अगर मोबाइल में पोर्ट्रेट व्यू है,
तो उसके लिए लैंग्वेज अलग स्किल। से नहीं। ठीक है, तो अलग अलग चीज, बट इतना भी अब यूज करोगे भी नहीं, इतना पढ़ो भी मत, ठीक है। क्योंकि आगे हम फ्रेमवर्क ही यूज करेंगे तो वहाँ पे वो शायद करके दे देंगे आपको। बस समझ जाओ कि मीडिया क्वेरी लग कैसे रही, वो सारी चीजें। तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपका मन कर रहा है तो एमडीएम पे जाके पढ़ो मीडिया क्वेरी, आपके पास टाइम है 2 4 दिन पढ़ लो, समझ में आ जाए थोड़ा बहुत तो। बट यूज आप मैक्सिमम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टाइम जहाँ पे देना वहाँ पे दो। बाकी जो सेलेक्टेड जो दिया है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर, ठीक है। और जो हमने जी 4 कॉन्सेप्ट बताया है नहीं कैस्केड के बारे में, उसकी जरूर ना एक बार नोट्स बना के दिमाग में रखिएगा। क्योंकि वो भी ना एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है ना जिसका यूज आप करेंगे नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ना बहुत बार आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा कि आप जोन सी प्रॉपर्टी दे रहे हो ना जिस एलिमेंट को, उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो आप सही से डीबग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। बाकी जी जिनको भी होमवर्क मिला है, नेहा जी आप सब लोग वो वाला जितना जल्दी हो सके कमेंट वाला कर दो मंडे कंप्लीट। तक ही तो है सर, मंडे तक मंडे ही तो से, है। हाँ अब देखो ना, हमें सैटरडे संडे में कर दूंगा। टिपिकल इंडियन नहीं बनना कि लास्ट टाइम पे जाके ना होमवर्क पूरा करना है, चाहे वो होम कॉलेज का होमवर्क हो चाहे अपना, ठीक है। वही पहले मेरा करके जाइए। होमवर्क होमवर्क हाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, हमें मैंने प्रो कर बनना है दिया। ना, प्रो एक्टिव बनना है, ठीक है। मैं वही बोल रहा सन हूँ कि मैंने कंप्लीट कर दिया है, हो गया हाँ कंप्लीट। हाँ, तन्मय जी ने कर दिया, ठीक है। क्या तन्मय जी होमवर्क है सर? होमवर्क ये है कि जो वीडियो पढ़िए उस पर कमेंट करना कौन है सी अलग वीडियो है ये इन्होंने सर? अलग टाइम स्टैम्प के साथ। टाइम स्टैम्प के साथ। जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उस पे कमेंट कर दीजिए, ताकि फिर इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिकल करना है, एक बार रिवाइज भी हो जाए आपके सारा कॉन्सेप्ट, फिर हम उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। तो चलो, करते हैं, वीडियो तो लंबी मिलते लंबी हैं। है सर। हाँ, तो इसीलिए तो टाइम इसीलिए स्टैम्प देना है ना। इसीलिए तो टाइम स्टैम्प किसने देना बोला है। लंबी है? क्या हुआ? किसने बोला लंबी है? लंबी तो क्लास भी ऑनलाइन, वही तो वीडियो है। हाँ हाँ हाँ, सिंपल। तो आप लोग देखो, इतना तो मैं मेहनत अगर मैं हम देखिए आपके लिए मैंने इतना कर ले रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत सर हमारे लिए तो कर ही सकते हो, नहीं? नहीं कर नहीं, सकते? इतना ज्यादा टाइम नहीं सर, लगेगा, देख मैंने क्या और लूंगा। किया, मैंने 2x पे वीडियो लगाया, ठीक वही। है। हाँ हम और लोग हाँ, देख लिए लगाओ हैं। लिखते गए। लगाओ, जैसे वही। भी लगाओ। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट 2x लगा दो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार सुन भी लो और आप कमेंट भी कर दो, दोनों है। अगर आप कंफर्टेबल है और सिर्फ आप कमेंट के लिए जा रहे हैं तो 2x पे चला के कर दो, ठीक है। अगर अदरवाइज आप सर, पढ़ रहे सर, हैं, पहली बार पढ़ भी रहे हैं, तो आप क्या करो तो कि उसको ना देख के कब करो तब करो, ठीक है। 1x पे ही देखो, ठीक। चलो भाई, आई ठीक थिंक, है सर, वाच टाइम बढ़ाएंगे हम लोग। क्या हुआ? हाँ, ओके। करिए वाच टाइम कमेंट। बढ़ाएंगे सर। हाँ हाँ, क्या क्या टाइम बढ़ाएंगे? वॉच वॉच टाइम? वाच टाइम। टाइम। अरे नहीं, बढ़ा वॉच ही दे टाइम यार, उससे वॉच बढ़ेगा नहीं। टाइम। वॉच व्यू टाइम वॉच से टाइम क्या? उससे व्यूअर बढ़ेगा बढ़ने नहीं। वाला है, व्यू मतलब कि व्यूअर बढ़ाएंगे, ये कहना उससे है। उससे अभी प्रदीप जी को कोई ठीक दिख है, उससे हमें प्रॉफिट क्या होगा ही नहीं। मिलने वाला है तो ना। वैसे आपका वो सब्सक्राइबर जो उतना है चैनल नहीं, जो जितना भी मोनेटाइज हो रहा है वो। वॉच टाइम बढ़ा लो तो उतना कोई मतलब इफेक्ट करेगा नहीं। देखो, हमें ना यूट्यूब के वाच लिए कर काम भी दीजिए नहीं सर। करना है। हमें नहीं, हमें मतलब तो हो तो गया होगा आपका मोनेटाइज चैनल और हाँ काफी नहीं, सर, टाइम। हम अभी कैसे मोनेटाइज हो जाएगा? अभी तो अभी हंड्रेड नहीं सर होगा। मतलब उसमें कंटेंट का टाइम होता है, अगर आपका कंटेंट मतलब इतने टाइम व्यूअर्स देख लें तो फिर मोनेटाइज होता है उसमें। नहीं 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 नहीं, नहीं, सब्सक्राइबर भी चाहिए। कंडीशन है 100, नहीं सॉरी, 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच टाइम, वॉच 4000 तो आवर्स। वॉच तो हो हाँ। गई होगी आपके उसकी कंटेंट की इतनी, तो बस नहीं हाँ नहीं नहीं। सब्सक्राइबर अरे की ना। अभी अभी तो वीडियो मैंने डालना शुरू 1 महीने पहले तो शुरू किया। चैनल बहुत पहले यस। बना लिया, लेकिन वीडियो तभी क्या, जब पहला वीडियो डाला तभी मैंने डाला है, उससे पहले कोई वीडियो ही नहीं पड़ी उसमें, ठीक है। और हाँ और सर, अभी, सर हाँ बोलेंगे जैसे कि आज हमने आपको आपका जो वीडियो है यूट्यूब पे, हाँ हाँ उसको देख रहा था तो आपका जो वीडियो है वो सजेस्ट नहीं कर रहा था, शायद आप हैशटैग नहीं मतलब कि लगाए हुए थे। हाँ, कुछ नहीं, मैं यूज कर रहा हूँ, बस मैं ऐसे रॉ डाल देता हूँ। अभी ना उसको जरूरत पड़ जाए, देखो मैं अभी यूट्यूब के लिए ना काम ही नहीं कर रहा हूँ इसलिए। बट उसमें चाहे तो उसको फिर से बाद में एडिट कर लेंगे, हैशटैग भी लगा देंगे, टाइटल भी सही से लिख लेंगे। लिखना होगा तो फिर अभी, क्योंकि सब पे हम अभी थंबनेल भी नहीं लगा रहे हैं, तो थंबनेल भी लगा लेंगे बाद में अभी तो अगर जरूरत पड़ती है। अभी तो देखो बेसिकली हमें जो करना है वो कर लें। हम्म, यूट्यूब कितना ही पैसा कमवा देगा हमें, नहीं जितना कमाना है जब उतना तो यूट्यूब से पैसा कम। आता है, ऐसी बात नहीं है, जि, आपके कितने व्यू होते हैं ना उसके हिसाब से काफी आता है, इतना तो आपको ऑनलाइन क्लास का भी नहीं मिलेगा।
अरे मुझे जितना कमाना उतना यूट्यूब से नहीं कमा सकते ना, इसीलिए उस पर हमें ध्यान ही नहीं अरे दिया। सर, कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हाँ होता है हाँ, यूट्यूब। एडिशनल हो जाए तो क्या दिक्कत है, एक टाइप ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, बट वो अलग बात है। बट पहला तो प्रायोरिटी हमारा वो नहीं है, नहीं जो भी है, अलग अलग वैरायटी की इनकम होती है ना, कि किस किस टाइप से आ जाते हो, एक टाइप हो सकता है यूट्यूब इन फ्यूचर, बट अभी हमें जो करना है उस पर काम करते हैं, ताकि फिर कुछ, आप कुछ बड़ा करते हैं आप लोगों के साथ मिलके, नहीं, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग भी सीखो, ताकि ओके। फिर हम आप लोगों को के हिसाब से कुछ प्लान कर सके। क्लियर, चलो ना, यस। यस। ओके बाय। इंटर्नशिप बहुत देंगे आप लोगों को, ठीक है, हाँ हाँ। बस सीख जाओ आप, काम हमारी तरफ से बहुत मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो जितना ये जल्दी हो सीखो। प्रदीप जी, हाँ। मेरे मेरे हाँ, मेरे प्रैक्टिकल पास, में मैं जाओगे तो एक स्टार्टअप के साथ मतलब कनेक्टेड हूँ अभी। हम्म उन्होंने काम के लिए अप्रोच किया है, ठीक है, पूरा उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो सब उन्होंने भेजा है। हम्म। तो अभी उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना था, तो मैं कल आपको फोन करूँ? कल हाँ। आप 2 PM के बाद करिएगा, ठीक है, टू ठीक पी एम के बाद, 2 PM का ठीक 4 PM करिएगा, क्योंकि बीच में ठीक है। रेस्ट भी हो जाता है, फोर ठीक पी है। एम ठीक है। ठीक ठीक। चलो, ठीक है, बाकी आप लोग भी करो जितना जल्दी हो, जल्दी से सीखो, एटलीस्ट फ्रंट एंड डेवलपर तो बन ही जाओ जितना जल्दी हो जाए, ठीक है। वही बनना। हाँ वो बन जाओ। नहीं, और वही देखो बनना नहीं है, बनना तो फुल स्टैक अरे है, यार, लेकिन पहले हाँ तो मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग उसी से प्रायोरिटी तो करना है। यही है। अरे फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है ना, मतलब कि हाँ पहला। पहले, पहले और आप खास कर ना, वो देखो मतलब वो जो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है। जो अरे यार, कॉलेज पहले फर्स्ट गोइंग जो प्रायोरिटी तो वही कॉलेज है ना गोइंग है ये। जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम है, ठीक है, नहीं कमाएंगे पापा दे ही नहीं पे। बट जो ना पास आउट हो चुके हैं उन पे थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ ही जाता है, नहीं, अरे पास सर, आउट कोई होने पैसा के। वैसा नहीं देता मुझे, मुझे पैसा कमाना। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, अरे ठीक है। देखो, इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि आप थोड़ा सा पैसे मांगने आपको आना चाहिए, नहीं। अरे वो तो घर क्यों, बैठे किसी को पैसे नहीं मिलते हैं, और कॉलेज जाते हैं तो पैसे मिलते हैं भाई साहब। अब नहीं तो मैं घर काम पर के हूँ, काम मुझे के लिए तो देखो मिल ही जाएगा ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसीलिए जल्दी से ना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, मैं जितना बन जल्दी। रही हूँ। आपके लिए भी अगर अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, प्रदीप जी के लिए भी अच्छा है। सबके हमारे लिए लिए अच्छा है। हमारे लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर, ठीक है, कुछ बड़ा बट तो हो ही सबसे, सकता है ना, शायद आपका भी कोई विजन होगा, ये मतलब जो भी इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है तो वो भी कंप्लीट हो होगा, हम जाएगा। लोग भी सीखते जब रहेंगे, हम लोग मैं भी बड़े अब होते मैं रहेंगे। बनी हूँ, मैं आपके कोर्स को प्रमोट करूंगी और सब मैं फैला दूंगी। हाँ, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइबर ही तो बढ़वा दो हमारे, और ताकि लोगों को, नहीं, वो मैं नहीं सोचा इनिशियली मतलब थोड़ा, कि पता है, मैं इतना इनिशियली मैं थोड़ा समय सोचा हिकअप्स तो होगा। जैसे आपके पास मैं सोचा कि ना पहली बार अभी ऐड इंटरेस्ट चल, हो तब आपसे पूछेंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई अभी मैं किसी को बोलूंगी तो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होगा। अब मेरे पास नहीं, चीजें सही हैं तो बात है, सब ज्यादा बिलीव करेंगे नहीं लोग। नहीं नहीं, जल्दी कराओ इसीलिए हमने भी बोला ना कि देखो हर चीज को टाइम देना ही पड़ता है, हमें भी देना ही है। मैं कितना भी जल्दी चाह लूँ, बट एक टाइम के साथ ही ना, इसलिए आपको मैं बोला कि देखो पेशेंस एक ऐसी चीज है ना कि आपके पास होनी ही चाहिए। आप कब स्टार्ट करें मैटर नहीं करता, जिस चीज में जितना टाइम लगता है आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एज में करो, किसी भी टाइम में करो, आपके पास कितना भी प्रॉब्लम हो। जैसा एग्जाम्पल, कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, आप कॉलेज में करोगे तो भी आपको 8-9 महीने देने ही है। अब पास आउट होके आपको कितना भी प्रेशर आ गया कि मुझे अगले महीने से कमाना है, तो भी आपको 8-9 महीना देना ही होगा ना। वो तो एक टाइम पीरियड जितना लगे और लगना ही है। तो पेशेंस पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मेरे पास है बहुत, ठीक है, चिंता मत करो। तो मुझे जब जो करना है वही करना है। तो अभी अभी तो बस इतना ही है कि जल्दी से ना जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। जावास्क्रिप्ट तक आप लोग भी थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे, उसके बाद फिर। सर सर जावास्क्रिप्ट को जल्द खत्म करके मंगो मर्न में आइए सर। हम मर्न में आएंगे, लेकिन मर्न के लिए कुछ और प्लान कर रखा भाई है साहब, यहाँ फीलिंग हमने। नहीं हो रही, सिर्फ सच्चाई। मर्न के वही लिए तो, जावास्क्रिप्ट खत्म करके मर्न में आते आते ही 9 महीने लग जाएगा। नहीं नहीं, भाई अभी तो मतलब जावास्क्रिप्ट दो खत्म महीने करते करते। कंप्लीट ही नहीं। मर्न खत्म होते होते, क्योंकि मर्न तो बेसिकली फुल स्टैक हो जाएगा ना आपका। हाँ हाँ हाँ। तो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट सबको और प्रोजेक्ट मिलना। इसके साथ ही तो बहुत सारा होगा ना, मतलब वो मतलब फ्रंट एंड का जीसैप होगा, लोकोमोटिव होगा, स्कॉल्टिगर होगा, थ्री तो जेएस फिर होगा। तो रिएक्ट भी पढ़ना है, देखो, मतलब फ्रेमवर्क भी आप पढ़ना है, समझो समझो, JavaScript भी ठीक पढ़ना है, है, आप लोग जावास्क्रिप्ट ना पढ़ना अभी है। भाई साहब, ये तो एक ही स्टार्ट ही उसमें पहुंच गया इसमें। अभी ना आप लोग ना बहुत कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग जगहों देखना कि मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है आपको, फुल स्टैक
जो पढ़ रहे हैं ना उसको समझिए। जैसे कि क्या है कि अब लाइब्रेरी आपको बूट स्ट्रैप कहीं भी किसी वीडियो में देखो बूट स्ट्रैप यूज करेंगे, कहीं में टेलविन यूज करेंगे, इस पे यही तो लाइब्रेरी नहीं सीएसएस की। आगे चल के जैसे कि टेलविन की जगह पे हमने बताया आपको नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाया तो सेट सीएन हम यूज कर लेते, तो शेड आपको सीएन, लगे हाँ। कि सेट सीएन पढ़ लेते। तो एक्चुअली में क्या पढ़ना है ना, जो मैंने बताया अभी जो सीएसएस पढ़े ना यही पढ़ना है। अगर ये आएगा ना तो बाकी तो 2-2 4-4 दिन का काम है, ठीक है। तो इतना परेशान मत हो। वैसे ही क्या है कि मन स्टैक में क्या है, जावास्क्रिप्ट आता है ना तो रिएक्ट अगर अभी अब जाओगे ना तो शायद आपको 4 महीना लगेगा रिएक्ट पढ़ने में। बट हम्म। जावास्क्रिप्ट पढ़ के जाएगा ना तो 1 महीना 1.5 महीने में रिएक्ट, अभी अच्छे लेवल वाले में बता रहा हूँ कि हुक कैसे यूज हो रहे हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, वो सब समझ में आएगा। और उसी प्रकार जब रिएक्ट पढ़ के फिर हम नेक्स्ट जेएस में जाएंगे तो 15 दिन का नेक्स्ट जेएस है। तो बहुत ज्यादा नहीं, मान स्टैक तो बेसिकली 4 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आप जावा जो सारा चीज है ना, अगर आप जावा स्क्रिप्ट तक अच्छे से पढ़ा है तो। इसीलिए लोग बाहर मार्केट में 4-4 महीने का ना कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बट वो जो डायरेक्ट मान स्ट्रैक का कोर्स लेता है ना, या तो बाद में यही बोलता है कि वेब डेवलपमेंट में कुछ होता नहीं है, या तो उस कोचिंग वाले को गाली देता है, या तो अपने आप को बोल देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं। क्योंकि वो सही सही तरीके से नहीं जाता ना। तो बहुत जरूरी होता है इसीलिए ना रिकॉर्डेड क्लास में, जैसे मैंने क्या होता है आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 7-8 महीने ना एक्टिवली हर दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोडिंग में टाइम देना है, नहीं। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के ना सेल्फ मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते आपका 8 महीने 9 महीने। एग्जैक्टली। बहुत बहुत ही कम लोग रह पाते। बट अभी हमारा क्या चल रहा है, जैसे आप लाइव क्लास कर रहे हो तो आपके पास क्या है कि ना चाहते हुए भी एक रीजन है, चलो लाइव क्लास अटेंड कर लेते हैं। दो बात कर घंटा आप लेते गए, हैं, पूछ लेते नहीं। हैं। हाँ सर तो वो तो है। आपका काम, आप इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। बात तो आप भी अपने से सीख सकते हैं, बट हमारा क्या डायरेक्शन मिल जा रहा है और आप क्या करेंगे मोटिवेट होकर 8-9 महीना दे देंगे, देन उसके बाद अपने आप बन जाए। एक बार आपका जब बेसिक तैयार हो गया तो फिर आप एडवांसमेंट के लिए तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ते ही रहते हैं, नहीं। तो इसलिए यस। लाइव लाइव क्लास का ना ये वैल्यू है। अदरवाइज तभी तो लोग जिससे लाइव क्लास के लिए बहुत ज्यादा चार्ज इसीलिए करते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे हमें फिक्स टाइम देना। रिकॉर्डेड के लिए क्या है, जब मैं फ्री हूँ 30 घंटे 40 घंटे का कोर्स होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं है। बना दिए तो यूडनी पे 500 में बेचो या 300 में बेचो, बेचने दो। नहीं 10-20 हजार लोगों ने ले लिया, जो पैसा है हमारा जाया है, 30 घंटे तो गए, नहीं। तो बट वहां से कुछ होगा नहीं, आपको भी लगा मैंने तो कोर्स परचेज कर लिया पढ़ भी लिया, बट कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं। बट यहाँ पे क्या है, मैंने जानबूझ के ना इसको थोड़ा सा टाइम, जैसे कि अभी हम लोगों ने अगर सोचो एक एक टॉपिक के लिए ना सीएसएस पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर देखा जाए तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए था, जैसे अभी हम लोग एक हफ्ते में पूरा कवर करेंगे एचटीएमएल सीएसएस विद प्रोजेक्ट, उतना ही करना था। बट उतना करते ना तो क्या होता कि जिसको जो 4-5 महीने से पढ़ रखा है, जिसको आता है वो तो समझ जाएगा। बट जो एकदम नया आदमी है ना, जिसको अभी वेब डेवलपमेंट में शुरुआत करने जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो देखेगा, देख लेगा बस उतना ही। बट बट अभी जैसे क्या है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी अगर पहले वीडियो से देखना शुरू करे तो 20 वीडियो तक उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल ऐसे काम करता है, इसलिए हम यूज करते हैं, सीएसएस ऐसे यूज होता है। देन फिर ये जो हमारा एक हफ्ते का होगा, फिर वो कोर्स करके प्रोजेक्ट बना लेगा। तो क्या होगा 1 महीने में उसको मतलब एचटीएमएल सीएसएस की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और प्लस वो काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसे पढ़ाना होता है। जिसने जावा स्क्रिप्ट में आप देख के जाइएगा कोर्स जाके यूट्यूब पे सर्च कर, सब 12 घंटे 15 घंटे में ना जावा स्क्रिप्ट खत्म कर देते हैं। 20 घंटे बहुत लंबा कोर्स आप देखेंगे तो 20 घंटे में, और लिखेंगे क्या, बिगिनर टू एडवांस, नहीं। 12 घंटे में वो बिगिनर टू एडवांस आपको जावा स्क्रिप्ट डेवलपर बना देते हैं, नहीं। बुराई नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो हाँ, पहली चीज तो एक आम आदमी के लिए बस सिंटेक्स ही समझ पाता है, वो भी कई बार देखने के बाद जो देखा है उसको। वो पहले ऐसे लोगों को जैसे मैं बताऊँ, मैं अब यूट्यूब पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का वीडियो देखना, मैं तो बोर हो जाता हूँ। क्या पढ़ा रहा है इसका, इसको तो हम इम्प्लीमेंट कहीं कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना बेसिक लेवल पढ़ाते हैं ना, इतना बेसिक ऊपर का लेवल पढ़ाते हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा इसी टाइम वेस्ट जा रहा है हमारा, नहीं। क्योंकि वो सिर्फ सिंटेक्स लिखना सिखाते हैं मैक्सिमम जगहों पे, उससे ना आप प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते, सिंपल। तो इसीलिए ना कि आप उसको सिर्फ कौन देखता है, जो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेता है कि यार मुझे ना वेब डेवलपर बनना है, सबको पता है जावा स्क्रिप्ट पढ़नी है, चलो यूट्यूब पे चलते हैं देखते हैं, नहीं।
तो वो, बट रियलिटी में उसको देख के ना हम ना वेब डेवलपर बन पाएंगे, और नहीं उतने टाइम में अगर वेब डेवलपर बन जाए 15 घंटे में कोई, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ही सब कुछ है, अगर उतना एक वीडियो देख के अगर कोई बन जाए तो सोचो हर कोई वेब डेवलपर बन के घूमे, क्यों नहीं? तो ऐसा नहीं होता है। तो आप जैसे हम लोग भी ये पढ़े हैं CSS, देखो आप पहले पढ़ रखे होंगे पहले, यहाँ पे जो बेसिक, जैसे मान लो आदित्य जी हैं अभी हमारे साथ एकदम जीरो से शुरू कर, अभिषेक जी, अब इनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। आप भले आप लोग चलो ठीक है, आप 1-2 महीना 3 महीना पहले से पढ़ रहे होंगे, बट ये लोग एकदम जीरो पे से शुरू किए, बल्कि आप प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। और क्या होगा, 15-20 दिन बाद ये अच्छे हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, नहीं? हाँ हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पढ़ना भी होता है। आप चाहे अपने से ही पढ़ो, कि आपने एक बार पहले समझो कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि बस हम कोड ना लिखना शुरू कर दे। लोग जैसे बोलते हैं ना, मैथ जितना लगाओगे उतना अच्छा होगा, वैसे ही ना कोड में जितना कोड लिखोगे, कोड लिखने की क्या जरूरत है? कुछ लोग तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने लगते हैं, नहीं कि हमारी हम्म। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब? जैसे मैंने आपको दिखाया भी, मैं पहले से स्निपेट बना रखा हूँ, एक की दबाया पूरा कोड लिख के आ गए, नहीं? वैसे जितने यूज होते हैं, या तो हम टेम्पलेट यूज कर लेंगे आगे चल के, या तो हम अपना कोड स्निपेट बना के रखेंगे। अगर हमें फास्ट ही लिखना है, एक एक बार में हम 100 लाइन का कोड लिख लेंगे, नहीं? तो या फिर चैट जीपीटी से सीधे लिखवा लेंगे, फिर हाँ एडिट कर लेंगे। तो आप समझो ना कि पहले के समय से ना और अब के समय में बहुत अंतर हो गया है कोडिंग में। पहले लोग अब जो सिखाते थे ना, वो ऐसे सिखाते थे कि पहले आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि नंबर आप लाइन कोड में लिख पाओ ज्यादा से ज्यादा, नहीं? बट आज उसकी कोई रोल नहीं रहा, नहीं? आज आपको कोड पढ़ना है तो आपको चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, नहीं? जो भी हमारे को जैसे पायलट हो गया। गिटअप का पायलट है, उसको कैसे यूज करना है वो जानना जरूरी है। बाकी स्निपेट बना के या टेम्पलेट का यूज कैसे करना है उसको, तो वो सारी चीजें करनी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ना, अभी बहुत सारी बातें ना अभी हम करेंगे तो आपको लगेगा क्या बातें करें, अब रिलेट भी नहीं कर पाए। तो जहाँ पे जब जो काम कर रहे हैं वहां पे वो बातें करते हैं, बैकएंड की बातें एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में भी ना बहुत सारी बातें करें, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे, नहीं? तो प्रोग्राम ही सब कुछ होता है। तो वहां पे थोड़ा सा बैकएंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो अभी बस इतना समझिए, और जितना प्रैक्टिस वो कर लीजिए। जावा मतलब CSS में, मतलब कोई ये पूछे कि हाँ CSS और HTML से वेबसाइट बना सकते हो कि नहीं रिस्पॉन्सिव, आपका जवाब होना चाहिए यस। ठीक है? और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके ऐसा कर लीजिए कि आप 2-4 घंटे में ना एक CSS की वेबसाइट, HTML CSS की वेबसाइट पूरा 2-3 पेज की, जिसमें होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज हो, आप ऐसा बना पा रहे हो, नहीं? 3 घंटे में, 4 घंटे में, नहीं? तो फिर देखो आपको फिर इंटर्नशिप तो मिल ही जाएगा, प्लस इंटर्नशिप में पैसा भी आप ज्यादा कमा पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करना आ जाएगा। ठीक है? तो वो सारी बातें करेंगे कैसे कर सकते हो फास्ट। ठीक है? हाँ चलो फिर मिलते हैं, बाय। ओके, गुड नाइट।